नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसम और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग ने पिछले 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये आज लेक्चर देखने जा रहे हैं तो उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने देखा होगा वो ये नोट कर रहे होंगे कि एक कहानी चल रही है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो। अगर आप इसको चैप्टर नंबर 1 से फॉलो करोगे ना तो आपको एक आउटलाइन बनता दिख रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री का। आउटलाइन, ये कैसे कहानी चल रही है और कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराऊं अगर कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर कहानी तो थी। देखिए भाई, हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि लोग कहां कहां सेटल हुए, है ना। वेयर पीपल सेटल्ड, मोटा मोटा बता रहा हूं, वेयर पीपल सेटल्ड हमने आपको यह पढ़ाया था। और इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, 5 पॉइंट्स कि लोग कहां कहां पर सेटल हुए थे। याद करिए, मैंने आपको कहा था कि लोग जो है वो नर्मदा रिवर के अराउंड सेटल हुए थे, है ना। और वहां जो लोग थे वो अपने खाने की गैदरिंग कर रहे थे, फूड गैदरर्स थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे, वो जानवरों की हंटिंग करते थे। वो मतलब उनको खाना वेज खाना था या नॉन वेज खाना था, कुछ भी खाना हो उनको फूड गैदरिंग करनी पड़ती थी। इकट्ठा खाना इकट्ठा करना पड़ेगा, चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको एक जगह और बताई थी जहां वो सेटल हुए थे, सुलेमान और किरथार हिल्स। लेकिन मैंने इस जगह के बारे में आपको ये कहा था कि यहां जो इंसान सेटल हुए वो गांव में रहने लग गए थे, वो फूड का कल्टीवेशन कर रहे थे, क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे थे और एनिमल्स की रियरिंग कर रहे थे। तब मैंने आपको नाम बताया था, कैटल, शीप, गोट, ये सब एग्जिस्टेंस में आया है कि नहीं। मैंने आपको फिर विंध्यास के बारे में बताया था, 3rd पॉइंट। फिर मैंने आपको इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था कि भाई यहां पर लोग जो है ना जब रह रहे थे तो सिटीज फ्लरिश होने लगे। अभी तक गांव में थे लोग, सुलेमान एंड किरथार हिल्स गांव में थे, लेकिन फिर आप देखोगे इंडस वैली में जो लोग सेटल हुए वो शहर में वहां शहर फ्लरिश होने लगे। एंड देन फाइनली आई टोल्ड यू द 5th पॉइंट कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो प्रेजेंट डे बिहार है, आप उसके साउथ में देखोगे, उस रिवर के साउथ में देखोगे तो वहां एक बहुत बड़ा किंगडम एग्जिस्टेंस में आया था, दैट वाज मगध किंगडम। ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, तो आपको ये समझ में आया था कि इंसान कहां कहां सेटल कर रहा था। फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि भाई ये जो इंसान था ना वो पहले फूड गैदरर था, वो फूड गैदरिंग करता था। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, फूड गैदरिंग करता था, वो हंटिंग करता था। और कैसे हुआ क्या ऐसा कि यही इंसान जो फूड गैदरिंग कर रहा था, जो हंटिंग कर रहा था, अब वो फूड कल्टीवेटर बन चुका था। यानी कि अब वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहा था। मैंने आपको वीट, बार्ले, ये सब के नाम बताए थे और कहा था कि ये एनिमल्स की रेयरिंग कर रहा था, है ना। तब मैंने आपको कैटल, शीप, गोट ये सब नाम लिए थे। याद आ रहा है, कहानी चल रही थी। और ये शिफ्ट क्यों हुआ, ये बदलाव क्यों देखने को मिला, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि भाई समथिंग हैपेंड 12,000 ईयर्स अगो। और 12,000 ईयर्स अगो क्या हुआ था, मैंने कहा था क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज यहां पर देखने को मिलता है। और जब क्लाइमेट चेंज हुआ यानी कि क्या था, इससे पहले आपको आइस एज देखने को मिलेगी। आइस एज यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बड़ी ठंडी थी। अभी आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, सर्दियों के टाइम पे रोडें बंद रहेंगी। इंसान का मतलब कहने का ये है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इंसान ज्यादा मूव नहीं कर सकता। तो जब इनके टाइम में आइस एज थी तो इंसान का, मैन का मूवमेंट नहीं होता था। लेकिन जब एक बार क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, जब वार्मर कंडीशंस हो गई तो बर्फ पिघलने लगी। जब बर्फ पिघली तो स्ट्रीम्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। और जब स्ट्रीम फॉर्म हुई तो इंसान उसी स्ट्रीम्स के इर्द गिर्द बसना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे जानवर एग्जिस्टेंस में आते हैं जो उन एरिया, उस कंडीशंस में सरवाइव कर पाएंगे, उन ग्रासलैंड में सरवाइव कर पाएंगे। ये चेंजेस देखने को मिला। बात समझ में आ गई, समझ में आया ना, ये मैंने आपको बताया था। देन मैंने आपको कहा था कि 3rd लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट हुम, वी स्टडी अबाउट द अर्लीस्ट सिटी। हमने अर्लीस्ट सिटीज के बारे में पढ़ा था, अर्लीस्ट सिटीज के बारे में पढ़ा था। एंड here I mentioned the story about the हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको जो यहां पर 5 पॉइंट दिए थे, जो मैंने आपको यहां पर 5 पॉइंट दिए थे,
उसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया, उसका फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्लियर किया कैसे लोग जो है फूड कल्टीवेटर हो गए थे, एंड देन आई वेंट ऑन टू पॉइंट नंबर 4, और वहां मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन बताया कि इंडस नदी के किनारे यहां पर लोग बस गए थे, इंडस रिवर के अराउंड यहां पर लोग बस गए थे, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज इसके अराउंड लोग बस गए थे, और यहीं पर एक वास्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं शॉर्ट में आईवीसी लिख रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता था। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई पहले स्टोन एज हुआ करता था जब वो फूड गैदरिंग होती थी, है ना। मैंने आपको इसके पैलेलिथिक एज के बारे में बताया, मैंने आपको फिर मीजोलिथिक बताया कि तब क्या हुआ, देन नियोलिथिक पे मैं कहा था कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा में हमने देखा था कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली यहाँ पर कि सिटीज फ्लरिश हो रहे थे, और हमें जो भी जानकारी थी वो हमको इस फेज में कैसे मिल रही थी, एक्सकेवेशंस के जरिए मिली, है ना, खुदाई हुई जगहों की, तो हमको यहाँ की साइट्स के बारे में पता चला, हमको यहाँ के शहरों के बारे में पता चला, और चूंकि ज्यादातर फीचर सेम थे, जो उसकी फर्स्ट साइट थी हड़प्पा उससे सेम थे ज्यादातर फीचर्स, इसलिए इसको बाकी साइट्स को भी हम लोग हड़प्पन साइट्स के नाम से जानने लगे। आई होप ये बात समझ में आ गई। और मैंने जब ये लेक्चर चैप्टर खत्म किया था तो मैंने कहा था कि भाई 1400 ईयर्स अगो, अब आते आते क्या हुआ, न्यू सिटीज यहां पर इमर्ज होना शुरू हो गए थे, न्यू सिटीज यहां इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। आई होप ये बात आपको याद है, और इसके लिए मैंने कहा था कि इसके लिए हम लोग क्लास 6 की जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये है अब तक का जो 3 चैप्टर्स का जिस्ट है, ये आपको यहां पर समझ में आ गया। रिकैप लास्ट 3 लेक्चर्स। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हां सर एक कहानी चल रही है, कहानी तो चल रही है और स्टोरी जरूरी है सुनना। भैया आपने दोस्त के साथ जाओगे मूवी देखने के लिए, और जब मूवी देख के आओगे, मान लो दोस्त के साथ नहीं गए, मूवी देख के आए, तो सारी कहानी अपने दोस्त को एज इट इज बता दोगे 2.5 घंटे में क्या क्या हुआ, और तुमको एक बार में याद भी हो जाती है। इसी तरह से इमेजिन करो कि अभी आप लोग मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तो आप लोग एक मूवी देख रहे हो, और मैं आपको एक कहानी दिखा रहा हूं कि हमारे अतीत, हमारा पास्ट के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। यहां से यहां तक की कहानी स्टोरी हम लोग देख चुके हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो ये कि हमको अपने पास्ट के बारे में, जब हम इस पीरियड के आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा के बाद जब हम बढ़ेंगे आगे, तो हमको उस पीरियड के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जब हड़प्पा का फेज खत्म होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब खत्म हुआ, तो उसके बाद जो पीरियड आता है एग्जिस्टेंस में, उसको हम लोग वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड, यानी कि हमको उस पीरियड की जानकारी वेदों के द्वारा पता चलती है, इसलिए एज सिंपल एज दैट उसको हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी चाहे तो पहले आप मेंशन कर लीजिए कि भैया हम वैदिक पीरियड की बात यहां करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं ताकि एक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाए। वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर 2 पीरियड्स हैं, 2 में हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 फेजेस में। ठीक है, एक फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। और ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इसी को हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, समटाइम्स रिफर्ड एज द ऋग वैदिक पीरियड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों? सिंपल लॉजिक, क्योंकि हमको इस अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक पीरियड का जो शुरुआती दौर था उसको अर्ली वैदिक पीरियड बोलेंगे, और हमको उस स्टार्टिंग फेज के बारे में ऋग्वेद से पता चलता है, इसलिए उसको हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, जो सेकंड फेज है दोस्त, उसको हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। बाकी जितने भी आपकी वेद हैं वो इस फेज में आती हैं, इसलिए ये हमारा मतलब बाकी जो हमको वेद जो इंफॉर्मेशन है वो हमको इस फेज में मिलती है। बट राइट नाउ जो हमको इस लेक्चर में पढ़ना है वो हमको इस पीरियड के बारे में हमको स्टडी करना है ब्रॉडली, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ना है। एक पिक्चर बना लिए दिमाग में, एक बार पिक्चर क्लियर हो गई ना, एक ब्रीफ आउटलाइन क्लियर हो गया, टाइमलाइन क्लियर हो गया, तो भैया फिर उस टाइमलाइन को बस आपको इर्द गिर्द उसके जोड़ने हैं चीजों को, बस खत्म। हम लोग ये ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ेंगे। अब एक चीज और बताता जाता हूं आपको कि इन दोनों पीरियड का जो डिवाइडिंग लाइन है इन दोनों पीरियड के बीच में, भाई ये डिफरेंस आपको देखने को मिला कि भाई यहां से चीजें यहां पर गई, हाँ, लेकिन इनके बीच की डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है? वो है सर, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 1000 BC। क्योंकि 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, और जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो आयरन का इस्तेमाल किया गया
जंगलों को काटने के लिए। तो जो लोगों ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया वो ज्यादा पावरफुल हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल इस फेज में आप देखोगे अर्ली वैदिक पीरियड में, जब वैदिक पीरियड का अर्ली फेज था तो इंसान बहुत ही सिंगल सिंगल यूनिट में रह रहा था। अभी आज बताऊंगा आपको इस लेक्चर में आगे चल के, इंसान सिंगल यूनिट में रहता था, सिंगल सिंगल यूनिट, ठीक है। जो उस वक्त की उनकी कमाई थी, जो उस वक्त की उनकी इकोनॉमिक पोजीशन थी, या उनकी जो इकोनॉमी चल रही थी कैसे चलती थी, इट वाज डिपेंडेंट ऑन कैटल। ये भी हम देख रहे थे अभी तक, कैटल वीट सॉरी कैटल शीप गोट, है ना, कैटल, ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, इनके थ्रू इकोनॉमी चल रही थी। लोग इन कैटल्स के थ्रू, शीप गोट, इन सब के थ्रू अपना जिंदगी चला रहे थे। उस वक्त की इकोनॉमी इस पर डिपेंडेंट थी और लोग सिंगल सिंगल यूनिट में रहते थे तो उनको ज्यादा ख्वाहिशें नहीं थी। फिर क्या हुआ, अब सोसाइटी उस वक्त की चेंज हुई और जब आयरन की खोज हो गई तो इन्हीं लोगों ने फिर जंगल काटना शुरू किए। अब याद करो फिफ्थ वाला पॉइंट, जब जंगल काटे इन लोगों ने तो पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अब ये लोग शिफ्ट हो गए इंडस के बाद, अब इनका शिफ्ट देखने को मिलता है और ये प्रेजेंट डे यूपी बिहार पहुंचते हैं, जहां पर जंगल काटने के बाद वो गंगा रिवर के साउथ में सेटल होना स्टार्ट करते हैं। और जब मैंने यहां यही आपको बताया था कि मगध अंपायर एग्जिस्टेंस में आया, कैसे आया, ये एक्चुअली हुआ क्या कि फिर यहां पर जो मैंने कहा ना आपको कि लोग जो है वो लोग जो है सिंगल सिंगल यूनिट में रह रहे थे, जना जिसको बोलते हैं, जना जना। तो जब यहां लोग जना में थे, जना को रेफर किया था पीपल के लिए, पीपल मींस जना, और आज भी आप ये वर्ड यूज करते हो जना, कितने जन आ रहे हो, कितने लोग आ रहे हो, तो जना वर्ड यहां से आया। लोग जना थे, सिंगल यूनिट में रहते थे, और फिर उसके बाद लोग जो है क्या हो गए, वो जनपद में कन्वर्ट हो गए। यानी कि अभी तक लोग सिंगल रह रहे थे, आयरन की डिस्कवरी के बाद आयरन से कुछ लोग पावरफुल हो गए और अब लोग साथ में आके रहने लगे, है ना, और फिर लोग जनपद में कन्वर्ट हो गए। कई सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बना गए और यही महाजनपद की जब लड़ाई शुरू हुई, कई सारे महाजनपद बन गए। जब कई सारे महाजनपद बने तो वो महाजनपद आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसी को बोलते हैं सुप्रीमेसी की लड़ते हैं। मगध स्टार्टेड फाइटिंग फॉर सुप्रीमेसी, जनपद, महाजनपद, और उसमें एक महाजनपद सबसे ऊपर निकल के आता है, वो है मगध। याद आ रहा है? तो यहां पर क्या देखा सर हमने, यहां पर हमने देखा कि इधर लोग जो है क्या कहला रहे हैं, जना। आगे बताऊंगा आपको मैं, जना, और जना का मतलब क्या है यहां पर, पीपल। पीपल, यहां पर लोग सिंगल यूनिट पे रह रहे हैं, ठीक है। लोग डिपेंड किस पे कर रहे हैं, लोग डिपेंड कर रहे हैं कैटल पे, लोग डिपेंड कर रहे हैं यहां पर किस पे, काऊ, उस वक्त नोन थी लोगों को। यहां पर बात कर रही आ रही है शीप की, गोट की, ये सब चीजें यहां पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। लेकिन जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो इसके बाद एक कंप्लीट शिफ्ट देखने को मिला। आयरन की डिस्कवरी हुई तो एक कंप्लीट शिफ्ट देखने को मिला, ठीक है। अब क्या शिफ्ट देखने को मिला कि भाई लोग पावरफुल हो गए, जंगल काट लिए, जंगल काटे तो वहां पर उन्होंने, उनको ओपन मैदान मिल गया। जब ओपन मैदान मिला तो वहीं पर उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू करी, एग्रीकल्चर से उनकी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो गई, तो लोग पावरफुल हो गए। तो यही लोग जो जना थे वो अब जनपद में रहने लग गए थे, जनपद। बात समझ में आ रही है? और जो इकोनॉमी थी अभी तक जो डिपेंडेंट थी इनकी काऊ शीप इन सब पे, अब वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गई। अब यहां पर एग्रीकल्चर होने लगा। ये इस फेज में हुआ, लेटर वैदिक, और ये वाला इस फेज में था ऋग्वैदिक। यही चीज आगे चल के आप देखोगे, यही चीज आगे चल के देखोगे दोस्त, कि जब ये जनपद, अब मान लीजिए एक जनपद है J1, एक जनपद है J2, एक जनपद है J3, ये सारे जनपद मिलके एक महाजनपद बने, एक महाजनपद बने, ठीक है। क्या इसको आप नोट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो महाजनपद, MJ1, महाजनपद। इस तरह के 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आए, 16 महाजनपद एग्जिस्टेंस में आते हैं, और ये 16 महाजनपद लड़ना स्टार्ट करते हैं फॉर सुप्रीमेसी, और इनमें से एक जीतता है और वो आता है निकलकर मगध। मगध 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सूर्यसेन। याद करना है, गा के याद किया था हम लोग ने, गाकर, हम तो गा के याद करते थे। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य, सूर्यसेन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे आपको भी याद करना है। और इन सब महाजनपदों के रूलर्स हुआ करते थे, इन सब महाजनपदों की अपनी इकोनॉमी हुआ करती थी, और ये सब महाजनपद लड़ रहे थे फॉर सुप्रीमेसी ऑफ दिस एरिया।
क्योंकि ये एरिया जहां मगध है वहां पर आपको मिलेगा बड़ा ही फर्टाइल लैंड, और वो एग्रीकल्चर के लिए बड़ा तगड़ा था, बहुत रिसोर्सेस थे, और लड़ाई उसी के लिए हुई। आप देखो कि हर बार हुआ है। इवन इफ यू सी दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बाल्कन का जो एरिया था, क्रोशिया, रोमानिया, अल्बानिया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, ये सारा एरिया जो है बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही रिसोर्सफुल एरिया है। पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, और जब उसके बाद मुस्लिम एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा तो फिर ये जो पावरफुल फोर्सेस थी ये सब लड़ने लग गई बाल्कन के लिए कि हमको जीतना है बाल्कन। और वहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। लड़ाई शुरू हुई रिसोर्सेस के लिए। अंग्रेज भी जब इंडिया आए थे तो दे स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, क्योंकि बंगाल रिसोर्सेस बहुत था। एक बार अगर आपके पास रिसोर्सेस मिल गए, हिटलर ने भी यही किया था, ऑक्यूपाइड द एरिया ऑफ रूर, सुदंतन लैंड, वहां पर भी आप देखोगे पूरा रिसोर्सफुल एरिया था। जिसके पास भी वो चाबी आ जाएगी ना रिसोर्स की, जिसके पास ही कंट्रोल में आ गया, फिर वही कार चलाएगा, वही ड्राइव करेगा। तो भाई यहां पर भी लड़ाई यही थी कि महाजनपदों के बीच में लड़ाई थी और सुप्रीमेसी की लड़ाई थी, कौन सबसे पावरफुल यहां पर बन पाएगा। इसी में ये मगध निकल के आता है, जो हमने इस वाले पॉइंट का 5वां पॉइंट दोस्त यहां पर देखा था। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपको भूमिका बना के बता रहा हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री कैसे चल रही थी। रटना नहीं है, समझना है। रटोगे काम तमाम, और समझोगे तो मेंस में इन आंसर्स को लिख पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने आपको रिकैप भी करवाया। ठीक है, ये बात आई होप यहां तक सबको समझ में आ गई हो, कहानी यहां तक क्लियर हो गई होगी। ये मैंने आपको ऐसी एक्स्ट्रा स्लाइड दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ताकि आपको कहानी क्लियर होने लग जाए। अब हम जब इस फेज की बात कर रहे हैं, हड़प्पा के बाद कौन सा फेज आता है? ऋग्वेदिक। तो अभी तक सर हमने देखा हड़प्पा के फेज में क्या, कि हमको जो इंफॉर्मेशन मिली, हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हड़प्पा के टाइम पे, वो हमको एक्सकेवेशन के थ्रू मिली। यानी हमको अगर अपने पास्ट के बारे में पता करना था तो हम लोगों ने 2 तरीके अपनाए। क्या? पहला तरीका तो था जो हम कह सकते हैं जो भी इंसानों के बचे हुए रिमेन्स मिले, जो भी मटेरियल रिमेन्स मिले, वो हमने स्टडी किया। जैसे इंसानों की हड्डी मिली, हमने बरियल प्रैक्टिसेस को देखा, हमने मेहरगढ़ को स्टडी किया, हमने लोथल को देखा, है ना, हमने धौलावीरा स्टडी किया। तो हमें क्या पता चला कि इंसान ने वहां पर एक्सकेवेशन किए, खुदाई की, तब उसको उस बारे में पता चला। ठीक है, तो पास्ट की बात करेंगे तो यहां पर हमको अगर मटेरियल रिमेन्स के बारे में पता चल जाता है, मटेरियल रिमेन्स, तो हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और यह काम कैसे पता चलेगा? जब हम एक्सकेवेशन करेंगे, जब हम खुदाई करेंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा तरीका है, अगर हमको अपने पास्ट के बारे में जानना है, तो है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि रिटन सोर्सेज। जो चीजें लिखी हुई मिली, क्या वो हम पढ़ सकते हैं? क्या वो हम जान सकते हैं? तो दूसरा पॉइंट हो गया रिटन सोर्सेज, है कि नहीं? भाई कोई चीज लिखी हुई मिल जाएगी तो काम चल गया। अब ये रिटन सोर्सेज हैं, रिटन सोर्सेज, ये हमको कौन, ये हमें कैसे पता चलेगी? जब हम पढ़ेंगे। और रिटन सोर्सेज में यहां क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेदा रिटन सोर्स। ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर इसकी स्टडी कौन करता है, अगर हम मटेरियल बार रिमेन्स की बात करें, इसकी स्टडी करने वाले को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये आर्कियोलॉजी का पोर्शन है, हमको खुदाई के बाद खुदाई करके चीजों के बारे में स्टडी करना। मैंने आपको बताया था कैसे रेल की पटरी जब बिछाई जा रही थी पंजाब में, तो हमको वहां पर माउंड मिलता है ब्रिक्स का, बड़ी हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिली थी हमको। वो तो बाद में जब एक्सकेवेशन हुआ इस साइड का, तो पता चला कि यहां पर एक बहुत बड़ा शहर था हड़प्पा। बात समझ में आ रही? अगर हम बात करें रिटन सोर्सेज की, तो इसकी स्टडी कौन करेगा? इसकी स्टडी करेंगे दोस्त हिस्टोरियंस। ये इतिहासकार होते हैं। हालांकि हिस्टोरियंस जो हैं वो मटेरियल रिमेन्स को भी स्टडी करेंगे, लेकिन ये रिटन सोर्सेज को स्टडी करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का काम नहीं होगा रिटन सोर्सेज को स्टडी करने का। बात समझ आ रही है? इन दोनों के थ्रू। तो एक बात समझ में आई, अगर हमको अपने पास्ट के बारे में जानना है तो इस चैप्टर में हमारे 2 तरीके हैं। क्या तरीका है सर? देखिएगा, क्या 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, पहला तरीका हो गया, इसके थ्रू निकल के आया, वो है बरियल्स का, वो है बरियल्स का। और इधर से निकल के आया क्या, जिसको हम बोलेंगे बुक्स का, बरियल्स एंड बुक्स।
इनके थ्रू हम अपने पास्ट को यहां पर जानने जा रहे हैं, इनके थ्रू अपने पास्ट को जानेंगे। तो जब हम बात करेंगे यहां पर किसकी, बरियल्स की बात करेंगे, तो बरियल्स में हम लोग इस वक्त के ऋग्वेदिक पीरियड के फीचर्स के बारे में हम लोग फीचर्स देखेंगे, क्या बरियल्स के फीचर्स थे ये पढ़ेंगे, और साथ में मैं आपको एक स्पेशल बरियल के बारे में डिस्कशन करूंगा जो हमको कहां मिला था, हमको जो इनाम गांव में मिला, हमको जो इनाम गांव में मिला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। और जब हम यहां बात करेंगे बुक्स की, तो हमारा फोकस जो है वो ऋग्वेदा पे होगा, वो हमारा फोकस जो है वो ऋग्वेदा पे यहां पर होने वाला है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, अच्छा यही हमारा चैप्टर का नाम भी है। अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट बुक्स, जहां पर हम बात करेंगे ऋग्वेद की, एंड बरियल्स जहां हम इनके फीचर्स की बात करेंगे, कैसे हमको बरियल्स मिले हैं, क्या हमको बरियल से पता चलता है। हम स्पेशल एक बरियल जो इनाम गांव का था उसको यहां पर स्टडी करेंगे। ये दोनों, यही चैप्टर का यहां पर नाम भी है। दिस इज द जस्ट ऑफ द चैप्टर जो हमको पढ़ना है। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, पूरा चैप्टर। अब एक एक पॉइंट जो बिंदी बिंदी है, जो धागे खोलने हैं एनसीईआरटी के, वो धागे यहां खोलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, मैं इस पीरियड की बात करूंगा, ऋग्वेदिक पीरियड की बात करूंगा। ठीक है, मैं पहले वेदास से शुरू करता हूं। तो एक बात तो पहले यहां पर आप नोट कर लीजिए कि जो वेदास हैं, जो वेद हैं, वेदास, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम बुक्स कह सकते हैं इन दी वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन दी वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है ना? अब आपको यह पता है कि जो वेद हैं वो यहां पर 4 हैं। लेट्स सी, पहला सबको पता है, चारों सबको पता है, ऋग्वेदा या ऋग्वेद जिसको कहते हैं। दूसरा सबको पता है सामवेद हो गया, सामवेद हो गया। तीसरा सबको पता है यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। और चौथा सबको पता है अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद। ये 4 वेद यहां पर सबको पता है। हमें यहां पर बेसिकली दोस्त जो डिस्कशन करना है वो हमारा डिस्कशन ऋग्वेद पे यहां पर सीमित रहने वाला है। ठीक है, अब ये ऋग्वेद जो है, आपको पता है ऋग्वेद ये ओल्डेस्ट वेदा बोली जाती है, ये ओल्डेस्ट वेद है। मैंने आपको वो डायग्राम ऑलरेडी दिखा दिया कि हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, ओल्डेस्ट वेद है। और इस वेद में आप देखोगे दोस्त तो आपको यहां पर हिम्स मिलेंगी। इसके अंदर क्या है? इन वेदों के अंदर हिम्स होती हैं, कंटेनिंग हिम्स। अब हिम्स क्या है? एक तरह से जो हिम्स है ना, ये गॉड एंड गॉडेसेस को डिवोट की जाती हैं, भगवान के लिए। ये लोग यहां पर इन भगवान को डिवोट करते हैं हिम्स। ठीक है, भगवान को, इसको हम लोग सुक्ता कहते हैं, सुक्ता बताऊंगा आगे भी। तो उसमें हिम्स होती हैं और ये वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कृत। अब ये वैदिक संस्कृत वो नहीं है जो आज आप संस्कृत स्कूलों में पढ़ते हो, ध्यान रखना। ये वैदिक संस्कृत में यहां पर लिखी गई है। ठीक है, और वो वैदिक संस्कृत नहीं जो आज आप पढ़ रहे हो। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे और याद आ गया जब मैं रिटन की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसको कंपोज तो बहुत पहले कर लिया गया था, some 3500 ईयर्स अगो कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको लिखा बहुत बाद में किया था, और प्रिंट तो इसको अभी 200 साल पहले किया गया है, जस्ट 200 ईयर्स अगो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी यहां पर मेंशन करता है, प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। तो इसको लिख लीजिए रिटन, या फिर ऐसे लिख लीजिए प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। ठीक है, तो हम लोग अपना डिस्कशन जो है वो ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं। प्लीज यहां पर हेडिंग डाल लीजिए पहले, प्लीज गिव द हेडिंग ऋग्वेद। इसके बारे में कुछ यहां 8 पॉइंट्स हैं जो हम जब यहां पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा पॉइंट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ऋग्वेद को लेकर। सारे पॉइंट्स मैं आपको एक जगह बता दूंगा जो एनसीईआरटी आपको कई जगह पर लिख के दे रही है, एक जगह में सारे पॉइंट्स यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए जरा पहला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट।
पहला पॉइंट देखिए, थोड़ा सा पतला कर दे रहा हूं पेन को, देखिएगा पॉइंट नंबर ए। अब ये पहला पॉइंट देखिएगा, ऋग्वेद जो है इसको कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स अगो। नोट कीजिएगा, कंपोज्ड, पहला पॉइंट, कंपोज्ड 3500 ईयर्स अगो। क्लियर हो गया। दूसरा है क्या इसमें, पॉइंट नंबर बी है क्या इसमें, लिखिएगा कंटेन मोर देन, या ऐसे लिखिए कंटेन मोर देन 1000 हिम्स। 1000 से ज्यादा इसमें हिम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हिम्स क्या हैं, हिम्स को क्या बोलते हैं, हिम्स को हम लोग सुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्ता कहते हैं। और या फिर इसी को हम लोग वेल सेड भी कहते हैं, वेल सेड। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट, सिंपल है, सिंपल फैक्ट्स, ओनली फैक्ट्स। कंपोज्ड 3500 साल पहले। दूसरा पॉइंट इसमें है क्या, हिम्स हैं। अब ये जो हिम्स हैं वो काहे के लिए हैं, ऑटोमेटिक आंसर क्वेश्चन आता है, लिखिएगा पॉइंट नंबर सी, हिम्स जो हैं किसके लिए हैं, हिम्स जो हैं वो हैं गॉड एंड गॉडेसेस के लिए। हिम्स जो हैं वो हैं गॉड एंड गॉडेसेस के लिए। कौन कौन से गॉड गॉडेसेस, देखिएगा यहां पर किन किन चीजों को डिवोट करती हैं ये हिम्स। जैसे कि अग्नि, अग्नि यहां हम लिख सकते हैं गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ फायर। ठीक है, लिखिएगा पहले, आप ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, पहले नाम लिख लीजिए, मैं तो कहूंगा लिखिएगा अग्नि, फिर लिखिएगा यहां पर नंबर 2 लिखिएगा इंद्र, फिर लिखिएगा सोम। सोम वॉज अ स्पेशल ड्रिंक। ठीक है, आपके एनसीईआरटी देखिएगा तो एनसीईआरटी बोलती है कि एक प्लांट है ये, नॉट स्पेशल ड्रिंक, इनफैक्ट ये एक प्लांट था जिससे स्पेशल ड्रिंक यहां पर बनाई जाती थी। ठीक है, माय बैड, गलती से मैंने बोल दिया। तो व्हाट वाज सोम, सोम वाज बेसिकली अ प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। ठीक है, और अग्नि गॉड ऑफ फायर को बोलते थे, इंद्र गॉड, वॉरियर गॉड को बोलते थे, वॉरियर गॉड। ठीक है, यू वांट टू मेंशन, यू कैन मेंशन, लिख लिया यहां पर वॉरियर गॉड, वॉरियर गॉड। ठीक है, और अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि क्या हो गया, अग्नि लिख लीजिएगा गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ फायर। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 सिंपल है, सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4, अब आपने देख लिया कि कंपोज 3500 साल पहले, इसमें हिम्स हैं 1000 हिम्स हैं जिसको हम सुक्ता कहते हैं। ये हिम्स बेसिकली गॉड एंड गॉडेसेस को डिवोट करती हैं। देन पॉइंट नंबर 4 सिंपल है कि जो हिम्स हैं किसने कंपोज करी, नोट करिएगा हिम्स कंपोज बाय, किसने बनाई हिम्स को, हिम्स किसने कंपोज करी, इसको कंपोज करी हैं सेजेस ने, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋषि, ऋषि ने करी है, ऋषि ने, ऋषियों ने। पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, अब जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, वो स्टूडेंट्स को सिखाते थे कैसे इन हिम्स को हमें रिसाइट करना है, कैसे हमें इन हिम्स को याद करना है। तो ये काम किसका था, प्रीस्ट का था। लिखिएगा पॉइंट नंबर 5, सिंपल है कि नहीं, कुछ डिफिकल्ट है इसमें, नहीं है। पॉइंट नंबर 5 नोट करिएगा, ई पॉइंट, ई पॉइंट, जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स, वो यहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। क्या क्या पढ़ाते थे, हाउ टू रिसाइट एंड लर्न हिम्स, कैसे हिम्स को याद करना है और कैसे उनको रिसाइट करना है, ये यहां पर सिखाते थे प्रीस्ट। क्लियर। पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर एफ लिख लीजिए, अगेन सिंपल पॉइंट है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, निट करिए। पॉइंट नंबर ई के बाद पॉइंट नंबर एफ। अब ये जो हिम्स थी इसके बारे में आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ दी हिम्स मेन कंपोज करते थे, और कुछ ही हिम्स ऐसी थी जिसको वुमेन ने कंपोज करी थी। नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा हिम्स, हिम्स हिम्स हिम्स, बस पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हिम्स मेजॉरिटी, नोट करिएगा मेजॉरिटी किसने हिम्स बनाई हैं, मेन ने, और फ्यू हिम्स जो हैं, फ्यू जो हैं वो वुमेन ने बनाई है। बस पॉइंट नोट करिए, आपको बस पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ई एफ पॉइंट। जी पॉइंट देखिए,
जी पॉइंट देखिएगा। अब यहां पर जो ऋग्वेद है उसको एक्चुअली रिसाइट किया जाता था रादर देन रीड करने के। उसको रिसाइट किया जाता है, ऐसा नहीं खाली आप चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो तो आप खाली पढ़ते चले आ रहे हो ऋग्वेद इज दिस एंड ऋग्वेद, उसको रिसाइट किया जाता था। ठीक है, उन हिम्स को रिसाइट किया जाता था। नोट कर लीजिएगा कि इसको हम लोग रिसाइट करते थे ऋग्वेद। एक्चुअली इस जगह लिख रहा हूं तो ग्रीन नहीं चलेगा, वी कैन यूज अ डिफरेंट कलर। यस, आइए ABCDEFG। तो ऋग्वेद यहां क्या हो रही हैं? ऋग्वेद बेसिकली रिसाइटेड एंड हर्ड rather than being read, rather than being read। पढ़ा नहीं जाता था, उनको सुना जाता था और रिसाइट किया जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों याद रखिएगा। यहां पर फैक्चुअल है, फैक्चुअल, बट एक कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम किस फेज की बात कर रहे हैं। अब उस फेज के पॉइंट्स को आपको रटना आसान पड़ गया। पॉइंट नंबर जी हो गया। एंड पॉइंट नंबर एच प्लीज मेंशन कर लीजिए यहां पर। पॉइंट नंबर एच, ये जो ऋग्वेद हैं ये रिटन डाउन कब लिखी गई है? वेरी रिसेंटली, रिटन डाउन आफ्टर सेवरल years, after several years of being composed, कंपोज होने के कई सालों के बाद रिटन डाउन आफ्टर सेवरल ईयर्स। ठीक है, प्रिंटेड तो बहुत ही रिसेंटली हुई। ठीक है, तो कई सारी ईयर्स की जगह आप चाहो तो उसको टू बी वेरी प्रिसाइज सेंचुरीज कर लो। कई सारी सेंचुरीज के बाद इसको यहां पर रिटन डाउन या लिखा गया है। ये आपके ऋग्वेद के 8 पॉइंट्स हैं दोस्त, ऐसे ही याद करना है। कभी आपका क्वेश्चन भी आ जाता है सब्जेक्ट तो आपको ये 8 पॉइंट याद होने चाहिए ऋग्वेद के। यहां बात समझ में आ गई? ऋग्वेद को लेकर ये 8 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स आप देखोगे तो ऋग्वेद के अंदर ऐसा भी है दोस्त कि ऋग्वेद में हिम्स आपको कॉन्वर्सेशन की तरह भी मिलेंगी, कि बातचीत डायलॉग फॉर्म में भी हिम्स हैं। जरा नोट करिएगा उसको, देखिएगा हिम्स जो है ना, हिम्स वो डायलॉग फॉर्म में भी है, डायलॉग फॉर्म। और यहां पर एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक विश्वामित्र, एक सेज है, एक ऋषि है, उनके नाम था विश्वामित्र। वो नदियों से यहां पर अपील कर रहे हैं, नदियों को यहां पर बोल रहे हैं क्या? ओ रिवर्स, ए नदियों, ओ नदियों, जब तुम नीचे आते हो पहाड़ों से तो वो कंपेयर करते हैं यू आर लाइक हॉर्स, और वो कंपेयर करते हैं उनको काऊ से। तो ये शो कर रहा है कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंस थी वो किन जानवरों की थी? हॉर्स की थी और काऊ की थी। इन एनिमल्स की इंपॉर्टेंस थी, वैल्यू थी उस टाइम में ऋग्वेदिक पीरियड में। क्योंकि जब ये सेज, ये ऋषि जब ये बात कर रहे हैं, डायलॉग फॉर्म में बोल रहे हैं, ये ऋग्वेद बताता है। ऋग्वेद कहता है विश्वामित्र जब बोल रहे हैं नदियों से, और नदियां कौन सी? ब्यास और सतलज, जब उनसे बोल रहे हैं तो उनको कंपेयर कर रहे हैं हॉर्सेस से और काऊ से। तो रिवर्स आर रिप्लाइंग देम। और अच्छा, उन्होंने क्या अपील किया उन रिवर से? उन्होंने कहा कि भैया ऐसे आप लोग फ्लो करिएगा कि हमारा जो एक्सेल है, जो चैरियट है, जो घोड़े की बग्गी है, उसका जो एक्सेल है पहिए का, वो डूब ना जाए। तो रिवर्स कह रहे हैं कि व्हाई आर यू प्रेइंग टू अस, हमें क्यों आप प्रार्थना कर रहे हो? तब वहां विश्वामित्र रिप्लाई करते हैं बाकी ताकि आपका पानी एक्सेल के ऊपर ना जाए। तो उसका मतलब यह है कि उस वक्त जब नदियों को बोला गया तो नदियों को रिफर किया गया था विद रिवर्स, विद हॉर्सेस एंड काउ। इसका मतलब ये इन्फ्रेंस निकलता है कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंस था वो काउ का था और हॉर्सेस का था। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को आप लोग याद रखिएगा, डायलॉग फॉर्म में स्टोरी है। और ये विश्वामित्र एक तरफ, विश्वामित्र, एंड कन्वर्सेशन इज विद 2 रिवर्स, कॉन्वर्सेशन इज विद 2 रिवर्स। और ये जो 2 रिवर्स हैं वो हैं ब्यास एंड सतलज। और इन 2 रिवर्स को यहां पर कंपेयर किया गया है किससे? विद, कंपेयर यहां पर उनको माना गया है क्या? हॉर्स एंड काउ। ये इन्फर कर रहा है कि दीज वेयर वैल्यूड एनिमल्स।
और दूसरा इन्फ्रेंस ये निकल रहा है कि जो ये सेज हैं, ये जो आपके सेज थे या ये जो ऋषि हैं, ये ऐसे एरिया में रहते हैं, लिव्ड इन एन एरिया जहां पर ये रिवर्स बहती हैं, लिव्ड इन एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, जहां ये रिवर्स फ्लो हो रही हैं, ये एक चीज इन्फर कर रहा है। दो इन्फ्रेंस, पहला ये सेज जहां रह रहे हैं वहां से रिवर बह रही है, दूसरा उस ऋग्वेदिक पीरियड में काऊ और हॉर्स को वैल्यू किया जाता था। मैं आपको दिखा देता हूं, ये स्क्रीनशॉट भी कहां पर लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यही चीज यहां पर दोस्तों लिखी गई है। ठीक है, ये देखिए, विश्वामित्र कह रहे हैं ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, जब आप नदियों से माउंटेन से नीचे आ रहे हो, कैसे, लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, और क्या लिखा है, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर calves, यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, चैरियट जो बग्गी होती है, घोड़ा इसमें बनता है, थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, जो गॉड मैंने आपको बताया, वॉरियर गॉड, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तो रिवर्स कहती है कि वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम उस रास्ते में जा रहे हैं जहां पर ईश्वर ने हमारे रास्ता बनाया हुआ है। We who are full of water move along the path, हम उस रास्ते में बह रहे हैं, the gods have made for us. Once we start flowing, नदियों ने कहा कि जब हम एक बार बहना शुरू कर देते हैं, we cannot be stopped, हमको रोका नहीं जा सकता। तो भाई जब हमको रोका नहीं जा सकता तो आप हमसे क्यों विनती कर रहे हो? Why do you pray to us, O sage? ये नदियों ने बोला। ये सब मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये ऋग्वेद में बताया गया है, क्योंकि मैंने कहा ना ऋग्वेद में आपको हिम्स मिलेंगी, हिम्स डायलॉग फॉर्म में भी है, बातचीत के फॉर्म में भी है। ये देखिए बातचीत का एग्जांपल है। तो विश्वामित्र क्या रिप्लाई करते हैं यहां पर, वो कह रहे हैं कि ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव द एक्सल, उस बग्गी के एक्सल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, हम नदी को सेफली क्रॉस कर सके। द रिवर्स वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, और नदियां यहां पर कहती हैं ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे ऋग्वेद में यहां पर डायलॉग फॉर्म में बातचीत हो रही है, और इसके इन्फ्रेंस के बारे में नीचे यहां पर मेंशन किया गया। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये एक पेज है एक मैन्युस्क्रिप्ट से, और ऋग्वेद से बेसिकली अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कैसे ये है। ठीक है, ये एक ऋग्वेद का मैन्युस्क्रिप्ट है और ये बेसिकली कश्मीर से यहां मिला है। ठीक है, मेंशन यहां किया गया है कि ये कश्मीर से मिला है। 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text, और अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट हमको ऋग्वेद के यहां पर मिलते हैं, अर्लीस्ट। ठीक है ना, ध्यान रखना, एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। इट इज नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र, और ये अभी पुणे महाराष्ट्र में प्रिजर्व रखा गया है। तो बस बताने का तरीका है कि कैसे उस वक्त ऋग्वेद के बारे में हमको यहां पर चीजों के बारे में पता चलता है। अब नॉट ओनली दिस दोस्त, खाली इतना ही नहीं, ऋग्वेद में बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे यहां पर हम चूंकि कह रहे हैं कि ऋग्वेद में एक जो आपको इंपॉर्टेंस दिख रही है वो दिख रही है हॉर्स की, काऊ की, इन सब की इंपॉर्टेंस है। तो ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी हिम्स हैं जो कैटल के लिए है, जो चिल्ड्रन के लिए है, जो हॉर्सेस के लिए है। जरा उसको यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, कैटल, आपके एनसीईआरटी कह रही है कैटल, कैटल नोट करिएगा, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, ठीक है, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स। क्लियर है? अब जो ऋग्वेद है उसमें ऐसी बहुत सारी हिम्स है, मैंने आपको बताया, जो इन कैटल्स के ऊपर है, जो इन हॉर्सेस के ऊपर है, जो इन चैरियट्स के ऊपर है। इनके बारे में हमको ऋग्वेद के थ्रू यहां पता चलता है। ठीक है ना, चलिए देखिए, यहां पर लिख लेते हैं ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद में हमको दोस्त ऐसे देख लीजिए, हमको कैटल के बारे में पता चलता है। ठीक है, एक बार इसको आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ऋग्वेद में हमको ऐसे लिख लीजिए आप, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स हैं, ठीक है, प्रेयर्स है, और वो प्रेयर्स कैसी, हिम्स के फॉर्म में है, हिम्स के फॉर्म में है। और हमको ये प्रेयर्स कैसे पता चलती है, हमको किसके लिए प्रेयर्स हैं? ये प्रेयर्स दोस्त आपको मिलेंगी, नंबर 1
कैटल के लिए, नंबर 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेंगी, और चिल्ड्रन में भी स्पेशली सन के लिए मिलेंगी, स्पेशली सन के लिए मिलेंगी, ठीक है। और नंबर 3 ये आपको मिलेंगी हॉर्सेस के लिए, ठीक है, हॉर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अब ये जो हॉर्सेस हैं, ये हॉर्सेस एक्चुअली चैरियट्स पे बाइंड कर दिए जाते थे। जो चैरियट्स है ना, जो बग्गियां होती उससे बाइंड करते थे, और इन हॉर्सेस का इस्तेमाल होता था बैटल में, लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। तो इसको चैरियट से टाइट कर दिया था, ठीक है, चैरियट से इसको टाइट कर दिया था, और यूज्ड इन बैटल, यूज्ड इन बैटल। बात समझ में आ गई। अब ये जो बैटल है ये कैसे लड़ी जाती थी, देखो यहां पर सिंपल है। ये जो बैटल है, बैटल फॉट, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल जो लड़ रहे हैं, ये किस लिए लड़ी जाती थी? 4 पॉइंट्स आपको दोस्त यहां पर याद रखने। चलिए देखिए, जो आप बैटल लड़ रहे हैं, नंबर 1 किसके लिए बैटल लड़ रहे हैं आप? कैटल के लिए, क्योंकि जिसके पास ज्यादा कैटल थी वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा यहां पर, और वो ज्यादा यहां पर स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब लड़ाई किसके लिए हो रही है? कैटल के लिए। भाई जो बेशकीमती चीज है ना, आप उसी की लड़ोगे ना। क्या कभी फर्जी चीज की लड़ाई करते हो? नहीं करते हो ना भाई। फर्जी चीज की कोई लड़ाई नहीं करता, हमेशा कोई ना कोई प्रेशियस चीज की लड़ाई हो रही होती है, हमेशा कीमती चीज की लड़ाई हो रही होती है, हमेशा। तो यहां पर उस वक्त क्योंकि कीमती चीज क्या थी ऋग्वैदिक पीरियड में, बताया मैंने आपको, क्या कीमती चीज थी? कैटल्स। तो यहां पर नोट करिए, बैटल किसके लिए हुई? बैटल फॉट। काहे के लिए बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग? बैटल लड़ रहे हैं टू कैप्चर कैटल। नोट करिएगा, टू कैप्चर कैटल। इसके अलावा काहे के लिए आप लड़ रहे हैं? टू कैप्चर लैंड। हमको जमीन की लड़ाई लड़नी है। क्यों भाई, क्यों लड़नी जमीन के लिए? आज भी लड़ रहे हैं जमीन की लड़ाई। तो बस ये फर्क है, आज हम लोग कैटल की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग ही समझिए कि भाई मेन लड़ाई लैंड की है। आप लैंड के लिए लड़ लो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लैंड के लिए हुई, कब्जा करना है उस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है ना। लैंड के लिए लड़ाई हो रही। काहे के लिए? हम क्या करेंगे इस लैंड का? 2 बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एक तो ये कि हमको उस लैंड से पास्चर्स मिलेंगे, पास्चर्स खाने पीने के लिए जानवरों के, और दूसरा हम उस पर क्या करेंगे? क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ठीक है ना। नोट करिएगा, टू ग्रो हार्डी क्रॉप्स, टू ग्रो हार्डी क्रॉप्स। हार्डी क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्रॉप्स जो कह सकते हैं कि कम मॉइस्चर में भी ग्रो कर जाएंगे, हार्डी क्रॉप्स, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन करता है कि वो लो टेम्परेचर में, एक्चुअली हार्डी क्रॉप्स मतलब जो लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएंगे। एक तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी लड़ाई होगी जानवर के लिए, जमीन के लिए। अब किसकी लड़ाई लड़ोगे आप? वो लड़ाई लड़ोगे पानी के लिए, टू फाइट फॉर बैटल, टू फाइट फॉर वाटर। भाई पानी की जरूरत है, और आने वाले टाइम में किसी सही कहा है कि पानी के लिए वर्ल्ड वॉर होने वाली है। ये एक प्रोडिक्शन बड़ा तगड़ा प्रोडिक्शन है, क्योंकि पानी की जो किल्लत है ना बहुत ज्यादा हो रही है, वाटर, और इसलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिसोर्स ये भी है, हमेशा लड़ाई रिसोर्स के लिए हुई है, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स, है ना। अब लड़ाई इसके लिए होने की बहुत चांसेस है, टू फाइट फॉर वाटर, ये पहले ही चल रही है। एंड लास्टली हम और लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? पॉइंट नंबर 4, टू कैप्चर पीपल, लोगों पे कब्जा करने के लिए, टू कैप्चर पीपल, लोगों पे अपना कंट्रोल करने के लिए। तो लड़ाई जो बैटल है वो इन चीज के लड़ रहे थे। अब जब बैटल लड़ी गई तो जो जीतता था उसको मिलते थे वेल्थ, उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। नोट करिए, कहानी बन रही है कि नहीं बन रही है? नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैटल लड़ी गई, जो बैटल लड़ी गई, उस बैटल से क्या हुआ? वेल्थ मिली, और इस वेल्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये लोग जो है वो क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। किस किस को डिस्ट्रीब्यूट होती थी? नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 2 लिखिएगा, नंबर 2 लिखिएगा, और नंबर 3 लिखिएगा। 3 पर्पस के लिए यहां पर जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट करते। पहला, पुजारियों को, प्रीस्ट। नोट करिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड किसको दिया गया? टू प्रीस्ट को यहां पर दे दिया गया। ये पहला इस्तेमाल यहां पर किया गया, ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो लीडर्स को दिया गया, लीडर्स। अरे भाई जो रूलर है, जो जीता है, लीडर, उसको यहां दिया गया, प्रीस्ट को यहां पर दिया गया। उसके अलावा लोगों बांट दिया गया, अमंगस्ट पीपल, अमंगस्ट पीपल। अब ये जो लड़ाई होती थी ना दोस्त, ध्यान रखना, जो लड़ाई होती थी एक्चुअली जो लीडर होते थे उनकी कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ध्यान रखना, नो स्टैंडिंग आर्मी।
कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। फिर सर कैसे होता था, कौन पार्टिसिपेट करता था? नो स्टैंडिंग आर्मी। तो ध्यान रखना कि जो मेन, मोस्टली मेन इसमें पार्टिसिपेट करते थे, मोस्टली मेन पार्टिसिपेटेड, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। पहला पॉइंट, मोस्टली मेन पार्टिसिपेटेड या मोस्टली मेन फॉट, लड़ाई लड़ते थे। और जब कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी तो भाई कैसे हम डिस्कशन करेंगे लड़ाई का? स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं थी, लेकिन असेंबली फॉर्म करते थे ये लोग। असेंबलीज होती थी उस वक्त जो डिस्कस करती थी, डिस्कस ऑन वॉर, जो बैटल्स के ऊपर डिस्कस कर रही थी। और यही लोग होते थे जो क्या करते थे, जो बेसिकली आप देखोगे तो वो स्किल्ड वॉरियर चूज करते थे, स्किल्ड लीडर चूज करते थे आपस में। ठीक है, नोट करिएगा, क्या करते थे वो लोग यहां पर? लीडर चूज करते थे, स्किल्ड लीडर चूज किया जाता था, स्किल्ड लीडर चूज होता था। बात समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? ये पूरी कहानी चल रही है। अच्छा, अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, मेंशन करना भूल गया हूं, जरा देख लो यहां पर। ये जो वेल्थ है, ये जो वेल्थ यहां बन रही है, ये वेल्थ बेसिकली इस्तेमाल की जाती थी यज्ञ में, सैक्रिफाइसेस में। ठीक है ना, यूज्ड किसमें? यज्ञ में इस्तेमाल होती थी। यज्ञ, आप समझ रहे हैं, यज्ञ करना यज्ञ में या सैक्रिफाइसेस में इस्तेमाल होती थी। और सैक्रिफाइसेस में क्या होगा, ये चीज फायर में डाल दी जाती थी। और होता है ना, जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो हवन का यज्ञ होता है, यज्ञ पत्थर है चारों तरफ और बीच में जो आग निकलती, यज्ञ कर रहे हैं आप। तो यज्ञ में क्या होता था, आप इस वेल्थ को इस यज्ञ में, इस जो जीत के आए हैं आप बैटल्स में, उसको इस यज्ञ में भी आप क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट डाल देते थे, या उसको आप दे देते थे। तो बेसिकली यज्ञ सैक्रिफाइस करते थे, यानी कि फायर में इसको डाल देते थे। और क्या क्या चीजें थी जो आप डाल देते थे वो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं आप, घी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेन, अनाज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। ये सब चीज यहां पर यज्ञ में या फिर सैक्रिफाइस में दे देते थे। ये आई होप आपको बैटल वेल्थ जो बनी वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब इसके बाद अब हमें एक चीज और पढ़नी है, और वो है कि जो वेद है ना, वो वेद में कुछ कुछ वर्ड्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं यहां पर जो आपको मेंशन करने हैं, बस देख लीजिएगा। ठीक है, नॉट मच, और नोट करिएगा प्लीज लाइट। अब जो लोग रह रहे थे ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे दोस्त, वो लोग जो हैं वो बेसिकली, ये लोग बेसिकली आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, क्या लैंग्वेज वो बोलते थे, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। क्या काम वो करते थे, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी, इन बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम पहले क्लासिफाई कर लेते हैं लोगों को। यहां पर 2-3 तरीके हैं, देखिएगा। एक हम क्लासिफिकेशन करेंगे, सिंपल है। एक हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, हम पहले यहां उनकी कम्युनिटी को, 2 ग्रुप्स, यहां पर 2 ग्रुप्स थे। पहले हम बताते हैं आपको, 2 ग्रुप्स थे जिसमें यहां पर ऋग्वेदिक लोग डिवाइडेड थे। क्या क्या था? पहला देखिएगा, पहला एक तरफ था आपका प्रीस्ट, पहला एक तरफ थे आपके प्रीस्ट। ठीक है, और एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे राजा। ठीक है, अब ये जो प्रीस्ट हैं, देखिएगा ये जो प्रीस्ट है, ये क्या करते थे? परफॉर्म्ड रिचुअल्स, ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये परफॉर्म करते थे। लेकिन ये राजा जो है, ये राजा वो राजा नहीं है जो आज का जो राजा आप सुनते हो, नहीं, ये वो राजा नहीं है। इनके सन जो होते थे, इनको इनहेरिट नहीं करते थे, इनकी कोई पैलेसेस नहीं थे, इनकी कोई आर्मी नहीं थी, इनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं होता था। ठीक है ना? तो राजाज डू नॉट हैव कैपिटल, इनकी कोई कैपिटल नहीं होती थी। ठीक है ना, ये वो राजा नहीं है। डू नॉट हैव पैलेसेस, आर्मीज, कुछ नहीं होता था। देयर सन डू नॉट, जनरली देखो, जनरली देयर सन डिड नॉट सक्सीड। ठीक है ना? एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया लोगों का कम्युनिटी वाइज। ये 2 ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप्स। एक तरफ प्रीस्ट थे जो कि परफॉर्म करते थे रिचुअल्स को, और एक तरफ राजा लोग थे, राजास थे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा, और भी अब यहां पर लोगों को क्लासिफाई किया, तो मैंने क्लासिफाई किया आपका ग्रुप्स को, नाउ कम्युनिटी को क्लासिफाई करना, या 2 वेज या 2 क्लासिफिकेशन किसका?
किसका? ऑफ पीपल, पीपल का, लोगों का, कम्युनिटी का। इनका क्लासिफिकेशन यहां पर किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। या टू क्लासिफिकेशन नहीं, टू वेज टू डिस्क्राइब ऐसा लिख लो, टू वेज टू डिस्क्राइब किसको? पीपल और कम्युनिटी। अब देखो क्या तरीका था यहां पर पीपल या कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने का। सिंपल तरीका है। क्या तरीका था? एक था जना, जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोल रहा था कि लोगों को यहां पर जना के नाम से बोलते थे, जना। ये आज भी लोग बोलते हैं जना। और एक तरफ जो बोलते थे वो था विश। और ये जो वर्ड विश है ना, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड वैश्य। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कहां से आता है? ये वर्ड आता है वैश्य से, जिसका मतलब होता है विश। तो बेसिकली आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा? यू विल सी कि क्या क्या देखने को मिलेगा। कई सारे रेफरेंस मिलते हैं हमको। जैसे कि देखिए हमको मिलेगा, अच्छा एक काम करते हैं, इन्हीं का लिख लेते हैं ऐसे। देखिए हमको कई सारे ऐसे रेफरेंस यहां पर ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्या 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 देखिएगा, जैसे कि पुरुजना, पुरुजना, जैसे कि विषजना, जैसे कि यादुजना, या फिर हम कहते हैं पुरुविश, ठीक है ना। इस प्रकार से एनसीईआरटी बोल रहा है इसको, पुरुजना, यादुजना। ये है भरत जना, भरत जना, भरत जना, यादु जना। इस प्रकार से यहां पर इनको रेफरेंस मिलता है ऋग्वेद के अंदर। एक तरीका ये होता है, ठीक है। कई जगह आपको ये रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक रेफरेंस और देखने को मिलेगा, एंड दैट इज कैसे हम यहाँ पीपल को और डिस्क्राइब करते थे। नोट करिएगा, एक सिंपल क्लासिफिकेशन और था दोस्त। एक तरफ थे क्या? आर्यंस, आर्यंस। और एक तरफ क्या थे? लिखिएगा दासूज, या फिर या दास लिखिए, दास, दास और दासयूस। अब जरा सुनिए का बात। जो लोग हिम्स बनाते थे वो बेसिकली क्या थे? आर्यंस थे। और वही लोग अपने ओपोनेंट्स को, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे थे, उनको दास कहते थे या दासयूस कहते थे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? एनसीईआरटी बोलता था कि जो लोग हिम्स कंपोज करते थे, प्लीज लिख लीजिए आप इसको चाहे, पीपल हु कंपोज्ड हिम्स, पीपल हु कंपोज्ड हिम्स, ठीक है, वो आपके हो गए आर्यंस। और यही लोग अपने ओपोनेंट्स को क्या बुलाते थे? बुलाते थे दासयूस, ठीक है ना। क्या बुलाते थे? दासयूस। यही लोग बुला रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये इनके ओपोनेंट्स थे, ओपोनेंट्स। साथ में इंपॉर्टेंट है कि स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज। और यही लोग बाद में जाके इनको, आज आपको पता है कि हम लोग इन्हीं को, इनका फीमेल वर्जन दास को दासी बोलते हैं, है ना। और यही आज की लैंग्वेज, आज के टाइम पे इनको हम स्लेव्स कहा करते हैं। तो ये वर्ड कहां से आया? दास, दासी कहां से आया? कोई रिसेंट वर्ड नहीं है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। यही यहां मिलता है, पीपल, ऋग्वेद बताता है हमको यहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यही लोग बाद में आके इन्हीं के फीमेल वर्जन को हम दासी कहने लगे। दासी यानी कि फीमेल स्लेव, फीमेल स्लेव, ठीक है। यही हमारा आगे चल के क्या बना? स्लेव्स बना। और यही स्लेव्स को आज हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब आज हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि इनसे कुछ भी काम यहां करवाया जाता था। तो एक क्लासिफिकेशन यहां पर ये था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल था, यहां पर कुछ ज्यादा नहीं था, मैंने आपको सिंपल बता दिया कैसे यहां पर क्या क्या वेद थी दोस्तों। अब जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है हमारा इनका बरियल प्रैक्टिसेस का। अब हमको बरियल से क्या पता चलता है, ये चीज हमें यहां पर देखनी है। कैसे हम जानेंगे? हम जब इसको स्टडी करेंगे बरियल्स के क्या फीचर थे, कैसे ये हमको बरियल देखने को मिलता है ना, इन सब चीजों को, अंदर की चीजों को हम लोग यहां पर जानेंगे। अब हम देखेंगे यहां पर बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में। देखो, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अगर हमको अपने अतीत के बारे में जानना है, अगर हमें अपने पास्ट के बारे में जानना है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि भैया हम जो है एक्सकेवेशंस कर सकते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दी चैप्टर में बता दिया कि एक्सकेवेशन यानी खुदाई। और मैंने आपको एग्जांपल दिया सबसे बेहतरीन, क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन। सारी हड़प्पा की साइट जितनी भी थी, सबके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? जब हम खुदाई करते हैं,
जब हम एक्सकेवेशंस करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेहरगढ़ का, वहां पर कंकाल मिला था, स्केलेटन मिला था, है ना, किस तरह से उसका पैर फोल्डेड था। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, एक तरीका मैं पढ़ा चुका हूं, दैट इज बाय लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि बुक्स की बात करें तो मैंने आपको ऋग्वेदा पे फोकस करके मैंने ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में बताया, और हमें उस ऋग्वेद से कितनी सारी चीजें पता चलती हैं। ऋग्वेद में हिम्स लिखी हुई हैं, देख लिया हमने, और वो हिम्स कहीं डायलॉग फॉर्म में है ना, उनको रिसाइट किया जाता है, और हमें उससे सब जानकारी मिलती है ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम की। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरा तरीका है अगर हमको जानना है अपने पास्ट के बारे में, वो मैंने आपको बताया एक्सकेवेशंस के थ्रू। तो जब हम एक्सकेवेशन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो हमें हमारा ये बरियल प्रैक्टिसेस भी उसी के अंदर आता है। अब बरियल प्रैक्टिस का मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है, मतलब इनके टाइम में दफनाया जाता था, बरी किया जाता था, जमीन में दफना दिया जाता था। तो किस प्रकार से आदमी जब मर जाता था उसको किस तरह से वो ट्रीट करते थे, कैसे उसकी बॉडी को डिस्पोज करते थे, ये चीज हमें यहां पर पढ़नी है। और एक्चुअली क्या है ना, अगर आप देखो तो हमें किसी भी रिलीजन की बरियल प्रैक्टिसेस से बहुत कुछ पता चलता है उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में। अभी आप देखो हिंदुइज्म में एक अलग तरीका है डिस्पोज करने का बॉडी को, है ना, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद। इस्लाम में अलग तरीका है, क्रिश्चियंस के अंदर अलग तरीका है, कॉफिन में रख देते हैं बॉडी को, फिर उसके बाद जमीन के अंदर रख देते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं कैसे बरियल प्रैक्टिसेस यहां पर होती है। तो हमें अगर उस वक्त के लोगों के बारे में भी जानना है तो एक बरियल प्रैक्टिसेस अच्छा तरीका हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है कि एक्चुअली पता क्या था, पहले के लोगों की इज्जत बहुत थी, बहुत इज्जत करते थे मरने के बाद, आज भी होती है। आदमी मर जाएगा तो आप देखोगे तभी उस आदमी की अच्छी बातें याद आती है, अरे बड़े अच्छे भाई तो अच्छे थे, चले गए बड़े अच्छे थे। तो उसकी इज्जत जो है ना मरने के बाद बढ़ जाती है। वो सुनते नहीं हो, कभी एक जोक भी आता है, खड़ा मुर्गा जिंदा मुर्गा कितने का, 180 रुपए का। वही अगर आप अभी चिकन टिक्का बना दो उसी का और फिर बेचो तो आपको वो 300 रुपए का मिलता है भाई। तो आदमी की मरने के बाद जो है ना ज्यादा वैल्यू हो जाती है। ये हर जगह होता है। आप जब भी कोई चीज आपके साथ होती है ना तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, एक बार वो आपसे दूर चली जाती है तब आपको वैल्यू आती है उसकी। ये चीज होता है, समय निकल जाएगा तब आप समय की कीमत समझोगे कि यार काश ये काम पहले कर लिया होता। तो बरियल प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं तो देखो यार, मैं पहले आपको कुछ चीजें समझा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। जब मैं बरियल प्रैक्टिसेस बोल रहा हूं तो मतलब सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसको कैसे बरी करते थे, ठीक है। और बरियल प्रैक्टिसेस में ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, किस प्रकार से ये पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन बड़े बड़े बोल्डर, जो बोल्डर वाले पत्थर हैं, इनको मेगालिथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेगालिथ्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मेगालिथ्स कहते हैं। अब मेगालिथ्स का मतलब ही यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब ही हो गया बड़े पत्थर, ठीक है, बड़े पत्थर, ठीक है। आई होप ये बात आपको यहां पर समझ में आ रही होगी, क्लियर है। मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि सर हिंदी में लिख दिया करिए। देखो यार, मैं ऑलरेडी इंग्लिश में मैं पीछे लिखता हूं लेकिन सारा कुछ हिंदी में बोलता हूं। कभी कोई वर्ड ना समझ में आए तो जरूर मैं उसका हिंदी बोल रहा हूँगा। आसान भाषा में मैंने आपको उसका मतलब बताया होगा। मेन क्या होता है ना यार, मतलब क्लियर होना चाहिए, आपको मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर वर्ड्स में आपको एग्जामिनर तक मैसेज पहुंचाना है। दैट इज मेन इन यूपीएससी। बात समझ में आ रहा है? तो मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, है ना। आपने बोल्डर वर्ड भी सुना होगा। तो देखो यार, कुछ वर्ड्स पहले कुछ चीजें यहां पर समझ लो, इसी जगह समझ लो ताकि आगे जो भी नोट्स बनाएंगे वो आसान हो जाएगा। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, देखिए कैसे आपको ये बड़े पत्थर दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये बोल्डर दिख रहा है, ये बोल्डर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आपको एक गोल सर्कुलर फॉर्मेट में बोल्डर्स रखे दिख रहे होंगे। समझना, रटना नहीं है, समझना है। आपको सर्कुलर फॉर्मेट में पत्थर दिखे मिल रहे होंगे। ये आपको दिख रहा है जमीन के ऊपर रखे हुए हैं, है कि नहीं। और कुछ पत्थर आप देख रहे हो जो लंबे लंबे हैं और जमीन के अंदर है। ये देखो, जैसे ये आपको दिख रहा है, ऐसे बना दिया गया है कि नहीं। तो अलग अलग तरीके थे। या तो आपको ये बड़े बड़े मेगालिथ्स यानी बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स जमीन के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में मिलते थे, या फिर कहीं कहीं आपको एक बड़ा पत्थर भी ऐसे इरेक्टेड फॉर्म में खड़ा हुआ मिलता था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो यहां पर गोला ऐसे बना हुआ, मैं आगे दिखा देता हूं आपको। ये भी इमेज आप देखिए जरा। नाउ प्लीज सी दिस इमेज, कॉमन विकिपीडिया से निकाला है मैंने इसको। देखिए यहां पर आपको राउंड राउंड बड़े बड़े बोल्डर्स दिख रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा। ये देखिए जरा कैसे आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, ये सब बड़े बड़े इसको बोल्डर्स कहते हैं।
और यहां पर आप देख रहे होगे कैसे ये भी देखिए बोल्डर्स नीचे यहां पर ऐसे होल्स बने हुए हैं। ये जो आप होल देख रहे हो ना दोस्त, ये वाला होल, ये होल, ये होल, ये एक्चुअली इसको बोल रहे हैं हम लोग पोर्ट होल्स। क्या बोल रहे हैं? पोर्ट होल्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आसान भाषा में समझो, हिंदी की जरूरत नहीं है, आसान भाषा में, जब इस जो आदमी मर जाता था उसको दफनाना होता था, है ना, तो ये एंट्री पॉइंट्स होते थे कब्र के अंदर के। मान लो एक आदमी मर गया, कब्र खोदी, उसको वहां गाड़ दिया। अब कुछ टाइम बाद दूसरा आदमी मरा, हो सकता है उसी की फैमिली का हो, तो अब दूसरी बॉडी को अंदर दफनाने के लिए ये पोर्ट होल बनाए गए थे। ये उन डेड बॉडीज के एंट्री पॉइंट होते थे। एमआरआई देखते हो ना, एमआरआई मशीन होती है, आदमी को लिटाल दो ऐसे करके सीधे मशीन के अंदर चला जाता है, वापस आएगा पता ही नहीं होता आएगा कि नहीं आएगा। तो वही एक तरह का यहाँ पर ये पोर्ट होल्स है। यहाँ से डेड बॉडीज को अंदर, वो कंकाल होते थे, बॉडीज होती थी, उनको अंदर डाल देते थे। तो ये पोर्ट होल्स का मतलब समझ में आ गया, सिंपल भाषा में ये एंट्री पॉइंट है इन कब्रों के अंदर घुसने का, ठीक है। और कुछ बोल्डर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं, कुछ बोल्डर्स आपको नीचे भी दिखेंगे। ये सब चीजें चलिए आइए यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल भाषा में। पहले ये समझ लेते हैं कि मेगालिथ जो मैं बोल रहा था, ये मेगालिथ क्या है और कैसे इसकी शुरुआत होती है, कब से होती है, ये सब चीजों को यहाँ पर पहले जाइए आइए मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, प्लीज गिव दी हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मेगालिथ्स। और इसमें हमें बेसिकली यहां पर दोस्त सिर्फ 3 पॉइंट्स ही याद रखने हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, ओनली 3 बेसिक पॉइंट्स वी हैव टू लर्न, ठीक है। चलिए अब यहां पर पहला पॉइंट लिखिए कि हमको ये जो मेगालिथ्स है ना, इसके बारे में समवेयर अराउंड 3000 ईयर्स अगो ये प्रैक्टिस शुरू होती है ऑफ इरेक्टिंग दी मेगालिथ्स। मेगालिथ को इरेक्ट करने की, यानी कि आप देखोगे आज के टाइम में से क्या, मान लो ये आपकी कब्र है ना, इस्लामिक, आप इस्लाम में कभी देखो तो यहां पर क्या होता है, ऐसे एक बड़ा पत्थर रख देते हैं और उस बड़े पत्थर पे सब कुछ लिखा होता है, फला फला नाम था इनका, ये इनकी जन्म तिथि थी, ये इनकी मरण तिथि है, कभी फादर ने मदर ने, ऐसा आ जाता है, ठीक है। इस तरह की चीजें यहाँ पर लिखते हैं ताकि ये पहचान सकें कि हमारे कोई साथ का, हमारे कोई जान पहचान का आदमी यहाँ पर दफन है ना, यहाँ पर उसको दफनाया गया। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको आज लग रहा है कि आज हो रही है, नहीं आज नहीं हो रही है, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। एंड ये प्रैक्टिस आपको लगभग 3000 ईयर्स अगो से शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो नोट करिएगा, प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स। मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की जो प्रैक्टिस है वो लगभग स्टार्ट हो गई थी, बिगैन या फिर स्टार्टेड, बिगैन 3000 ईयर्स अगो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, टाइम। दूसरा पॉइंट है कहां कहां शुरू हुई, नंबर 2 लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 कहां कहां शुरू हुई, बी पॉइंट, लोकेशन। अब जब लोकेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसके नॉर्थ में लिख रहा हूं तो उसका मतलब कश्मीर में स्टार्ट हुआ, याद करने का तरीका बता रहा हूं। मैं लोकेशन के साउथ में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये डेक्कन में शुरू हुआ, और डेक्कन का मतलब क्या हो गया, डेक्कन का मतलब हो गया साउथ। और मैं अगर ईस्ट की बात करूं तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लोकेशन हो गया। अब ये बरियल जो है ये क्या पॉइंट आउट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में लिख लीजिए। पॉइंट सी क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मेगालिथ्स, मतलब बरियल नहीं, मेगालिथ्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लिखिएगा, इंडिकेट्स बरियल साइट्स। कि भैया ये एक बरियल साइट है, यहां पर किसी को दफनाया गया है। कभी आप इस तरह का देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोई ना कोई आदमी नीचे दफन किया गया है, समझ में आ गया, ये मेगालिथ्स। अब मेगालिथ्स को यहां पर बेसिकली हम लोग 2 तरह के इंडिकेशंस यहां पर देखेंगे ताकि हमको समझ में आए क्या इंडिकेशंस ये मेगालिथ देते हैं। देखिएगा, अब देखो यार, मैं अगर बात कर रहा हूं इंडिकेशंस क्या दे रहे हैं, देखिएगा, इंडिकेशंस दैट people are buried beneath। अब ये इंडिकेशन है कि नहीं कि भैया इंसान जो है वो नीचे दफन है, इंडिकेशन दैट पीपल आर बरीड बीनीथ। ये बात समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गया। अब इसमें 2 चीजें हैं, चलिए लिख लीजिए मेरे साथ साथ, प्लीज राइट इट डाउन। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें टेक्निकल। चलो देखो, पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पहला पॉइंट। अब एक इंडिकेशन क्या है मेगालिथ का, या एक तरह के मेगालिथ किस प्रकार के हो सकते हैं, लिखिएगा। एक तरीका तो भाई ये है कि सर या तो ये सरफेस पे रखे होंगे पत्थर बड़े बड़े,
जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, या फिर ये पत्थर कहां होंगे, अंडरग्राउंड होंगे, है ना, जमीन के अंदर नीचे रखे होंगे। तो मेगालिथ दो तरह के इंडिकेशंस दे रहा है, दो तरह के हो सकते हैं इंडिकेशंस। मेगालिथ का इंडिकेशन क्या होता है कि लोग बरी है, यहाँ पर दफनाए गए हैं। अब ये मेगालिथ दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो सरफेस में मिल सकते हैं, ऊपर ऊपर जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया, या फिर अंडरग्राउंड हो सकता है। बात समझ में आ गया? दोनों को लिख लीजिए नाउ प्लीज। अब आइए, और ये मेगालिथ क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्त, और ये मेगालिथ यानी बड़े बड़े पत्थर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे हो सकते हैं? देखो, एक तो आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं एक डिजाइन सर्किल फॉर्मेट में, साउंड राउंड, ठीक है ना, सर्किल ऑफ लिखिएगा स्टोन बोल्डर्स, स्टोन बोल्डर्स। एक डिजाइन ये है, एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि मेगालिथ कैसे कैसे प्रकार से हमको मिले हैं। तो एक तो मिलता है सर्किल, हमको स्टोन बोल्डर्स हैं और वो गोल गोल हैं। दूसरा हमको मिलता है भाई, दूसरा क्या मिलेगा, एक सिंगल स्टोन है, मेगालिथ है, और वो इरेक्टेड फॉर्मेट में, ठीक है। लिखिएगा सिंगल स्टोन या बोल्डर, सिंगल बोल रहा हूं, सिंगल लार्ज स्टोन इरेक्टेड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? ये आपको पॉइंट दोनों याद, सिंपल पॉइंट है, सिंपल। अब ये जो हम यहां पर बरियल देख रहे हैं कि मेगालिथ्स के थ्रू बरियल्स हमको देखने को मिलते हैं, बरियल्स, ये जो मेगालिथ्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि लोग जो है बीनीथ बरिड हैं। यही थर्ड पॉइंट को हम एनहांस कर रहे हैं कि इंडिकेट बरियल साइट। तो ये जो मेगालिथ हैं, ये मेगालिथ ये दो तरीके से हो सकते हैं, और दूसरी बात ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कोई लोग यहां पर नीचे बरिड है, ठीक है। अब इनका जो बरियल साइट्स है उनका फीचर क्या है, पहले मैं आपको यहाँ का फीचर बताऊंगा, फिर मैं आपको एक स्पेशल साइट पढ़ाऊंगा, इनाम गांव। और इनाम गांव का जनरल फीचर क्या था बरियल का, और वहां पर एक स्पेशल फीचर मिला था हमको, स्पेशल, बहुत स्पेशल तरह का वहां पर एक हमको बरियल मिला था, उसको भी जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार के यहाँ चित्र है, ये सब चीजें यहाँ पर मिली। अब होता क्या था कि इंसान की बड़ी इज्जत होती थी भाई, इंसान की बड़ी वैल्यू करी जाती थी, और वैल्यू इस सेंस में होती थी कि जब इंसान मरता था तो जो चीजें इंसान यूज करता था अपने लाइफ टाइम में, वो उसके साथ दफना दी जाती थी जब वो इंसान मर जाता था। मतलब तुम अगर मान लो कट्टे का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, खंजर का, तो तुम्हारे साथ खंजर रख दी जाएगी। और ये बिलीफ भी था साथ में कि भाई इंसान एक तरह से अब जहां भी गया, मर गया, वो जहां भी गया तो वहां पर उनको उन सामानों की जरूरत पड़ेगी जो वो सामान यहां यूज करता था। अब जैसे खंजर दे दिया, हंटिंग करनी है भाई इंसान को, कहीं और जाएगा वहां भी खंजर उसको मार के जानवर मारना है, ये सब सामान इस्तेमाल करता रहा होगा अपने लाइफ टाइम में, तो सामान भी रख दिया। ये सामान पहनता होगा, वो भी रख दिया। तो जो भी सामान इंसान जो है वो अपने जीवन काल में इस्तेमाल करता था, वो सब रख दिया। क्या खाना पसंद था, पिज्जा बहुत खाता था, पिज्जा रख दो, पता चला इंसान के साथ पिज्जा रख दिया गया। क्या खाता था, तो ये बर्गर, मैकडी का बर्गर खाता था, मैकडी का बर्गर रख दिया जाए। जो पसंद वो रख दिया गया। हक्का नूडल्स पसंद है, हक्का नूडल्स, चिकन टिक्का पसंद, चिकन टिक्का, सब रख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो बरियल प्रैक्टिसेस में देखने को मिला कि इंसान, दो पॉइंट, इंसान पहला जो चीज इस्तेमाल करता था वो रखा गया उसके साथ, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट लाइफ में ये मान के चला जाता था कि उसको जरूरत पड़ेगी। और दूसरा कि जो चीजें उसको पसंद थी वो भी रख दिया जाता था, नेसेसिटी की चीज, ठीक है। चलिए, अब प्लीज हेडिंग डालिए, प्लीज गिव द हेडिंग कॉमन फीचर्स ऑफ बरियल्स, बरियल प्रैक्टिसेस, प्लीज गिव द हेडिंग। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, कॉमन, एनसीईआरटी ये लिखती है, मैंने बनाया हुआ है कॉमन फीचर्स। दोस्त, ये हेडिंग आप अगर एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, मैंने इसके हेडिंग्स क्रिएट की हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। ऐसे तो एनसीईआरटी बिना हेडिंग के चल रही है, पर चीजों को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉमन फीचर्स नोट करिएगा ऑफ बरियल्स। बरियल्स के क्या क्या कॉमन फीचर्स है। अब देखो यार, रटना नहीं है, चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, आ जाओ पहला पॉइंट। अब पहला पॉइंट क्या है, पहले चीज की जरूरत क्या पड़ेगी उसको, बर्तन की, बर्तन की। तो ब्लैक एंड रेड वेयर जो आपके पॉट्स थे, ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब क्या हुआ कि वो बर्तन जो है, पॉट्स हैं, वो काले और लाल रंग से पुते थे, या उन पर लाल रंग का डिजाइन बना था, लाल रंग के ब्लैक का डिजाइन बना, समथिंग लाइक दिस। बात समझ में आ रहा है? तो पहला चीज तो वो पॉट्स जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहते थे, उसमें या तो वो पानी स्टोर करता रहा होगा इंसान, या फिर वो ग्रेन्स इस्तेमाल, अनाज रखता रहा होगा। तो उसको सेफ प्रोटेक्ट, उस चीज को स्टोर करने के लिए ये पॉट्स का इस्तेमाल वो करता रहा होगा।
और इसीलिए जब इन बरियल्स में जब वो इंसान मरा तो उसके साथ पॉट्स मिले, इससे इन्फर ये किया गया, इससे ये अनुमान लगाया गया कि इंसान उस वक्त पॉट्स का इस्तेमाल करता था क्योंकि इस प्रकार के पॉट्स मिले हैं। अब वो उस पॉट्स में या तो पानी स्टोर कर रहा होगा या फिर अनाज स्टोर कर रहा होगा। बात समझ में आ गया? लिखिए, फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, डेड बरीड, जो डेड है वो बरीड है और किसके साथ? विद पॉट्स। और ये पॉट्स बड़े ही डेकोरेटिव होते थे, बड़ा ही बढ़िया सजाए गए होते थे। और इसी को यहां पर क्या बोलते हैं, नोट कीजिएगा, ये वर्ड है ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, बर्तन हो गया क्लियर। अब जब बर्तन क्लियर हो गया तो अगला चीज क्या जरूरत पड़ेगा, क्या जरूरत पड़ेगी इस इंसान को? भाई इंसान मरा, लेकिन इस इंसान इस जीवन काल में खाना कैसे खाता था? हंटिंग करके, है ना। कोई चीज उसको बनानी थी, कैसे बनाता था? टूल्स की मदद से। तो भाई साहब उसके साथ इन बरियल्स में टूल्स मिले हैं, साथ में वेपन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, और ये टूल्स, ये वेपन्स आपको आयरन के देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गया? पॉट, बर्तन, टूल्स। तीसरा, अब मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड में दो जानवरों की बहुत ज्यादा पूछ थी और बहुत वैल्यू करते थे, और वो था हॉर्स और दूसरा काऊ। तो यहां पर आदमी को हॉर्स की जरूरत के हिसाब से भी यहां पर क्या करते थे कि जो घोड़े का कंकाल होता था वो भी ढक देते थे इंसान के साथ। सोचो, अब आज के टाइम में इंसान डर जाए, भाई क्या कर रहे हो, हम जहां मर रहे हैं भैया, हमारे साथ साथ बोलो कुत्ता बिल्ली कुछ भी रख दोगे क्या? समझ रहे हो कि भैया हम मान लो इंसान पहले बिल्ली पालता रहोगा तो बिल्ली रख दोगे? ठीक है, तो उस वक्त होता था। ठीक है, घोड़ों की स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस ये भी रख दिए जाते थे। एंड नॉट ओनली स्केलेटन, जो इक्विपमेंट्स थे हॉर्सेस के, भाई घोड़े की नाल, इक्विपमेंट ऑफ हॉर्सेस, नाल समझ रहे हो ना भाई, पैरों में जो नाल लगती है घोड़े के, वो उस तरह के, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इक्विपमेंट जो है हॉर्सेस के वो भी इंसान के साथ रख दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? पॉट्स हो गया, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, स्केलेटन्स हो गए। एंड पॉइंट नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई ऑर्नामेंट्स भी तो इंसान पहनता था। अब ये ऑर्नामेंट्स या तो स्टोन के होते थे या फिर गोल्ड के होते थे। ये ऑर्नामेंट्स भी इन बरियल साइट्स के अंदर मिले। ये कॉमन फीचर्स थे बरियल्स के, यानी जनरली आपको बरियल के अंदर, कोई भी कबर के अंदर इस तरह के सामान देखने को, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ये कॉमन फीचर था बरियल का। तो हमें अगर अपने अतीत के पास के बारे में जानना है तो जब हम इन बरियल्स को खोदेंगे, निकालेंगे, तो हमें ये सब सामान मिले, और इससे हम काफी कुछ इन्फर कर पा रहे हैं अपने पहले के लोगों के बारे में। राइट और रॉन्ग? राइट सर, बात समझ में आ गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने बरियल से खुदाई करी, मतलब इन कब्रों खोदा, तो हमको कहीं कहीं सामान ज्यादा मिला किसी कब्र में, कहीं कहीं सामान कम मिला, कुछ नहीं मिला। इससे यह इन्फर किया गया कि उस वक्त के लोगों में भी सोशल डिफरेंस थे, सोसाइटल डिफरेंस थे। कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ चीफ रहे होंगे, रूलर्स रहे होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जिन पर राज किया जाता रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इसको भी लिखिए प्लीज। एक और इंडिकेशन जो हमको बरियल्स देता है, क्या? नोट करिएगा प्लीज, गिव द हेडिंग सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस। अब देखो क्या हुआ, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया? आर्कियोलॉजिस्ट ने सर एक्सकेवेशंस किए। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करी। तो एक्सकेवेशंस में हमको क्या मिला? एक तो ऐसा मिला हमको कि सर बहुत लेस ऑब्जेक्ट मिले। बरियल्स में क्या मिला? लेस ऑब्जेक्ट इन बरियल, लेस ऑब्जेक्ट इन बरियल एंड मोर ऑब्जेक्ट्स इन बरियल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि एक चीज आपको क्लियर रहे दोस्त, वरना खाली बोल बोल के मैं निकल सकता हूं मैं इसको, लेकिन नहीं, हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको एकदम बेसिक रहेगा। जस्टिस करना है हमें, जस्टिस। अगर ये चैनल इसलिए है कि आप एकदम बेसिक से शुरू कर पाओ, आप बिगिनर हैं और आप बिगिन कर रहे हैं, यू वांट अ क्विक स्टार्ट, जल्दी शुरू करना चाहते हैं आईएएस की तैयारी, तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाना चाहूंगा। मैं एक एक चीज है, मैथ्स में करते हो ना, तो भाई क्या होगा, आप एक एक स्टेप पढ़ना चाहते हो, जब प्रो हो जाते हो तो वो स्टेप्स माइनस कर लेते हो, फिर दिमाग में कैलकुलेशन करने लग जाओगे, वो बाद में होगा। अभी चूंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो एकदम बेसिक, ठीक है। तो लेस ऑब्जेक्ट इन बरियल मतलब क्या हो गया? गरीब इंसान, उसके पास, गरीब इंसान, ज्यादा सामान रहा नहीं होगा तो उसके बरियल में देखने को मिला भी नहीं कबर में। लेकिन मोर ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है? अमीर इंसान, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी,
अमीर इंसान। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं? तो ये कोई चीफ भी हो सकता था, कोई रूलर भी हो सकता है। इस प्रकार से अब अमीर इंसान के पास क्या मिला? भाई अमीर है तो भाई बहुत कुछ मिलेगा। हम एग्जाम्पल आपको देते हैं यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट का, जिसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी में जो बरियल्स थे वहां पर क्या मिला? 33 आपको गोल्ड के बीड्स मिले भाई साहब। एक कॉन्च शेल मिला, शंख जो होता है शंख मिला। उसके अलावा आपको अलग अलग मालाएं मिली, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीजें मिली, जिसको ये पता चलता है कि इंसान बहुत अमीर था। अब एक कबर में आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, माला भी है और फिर उसके बाद आपको शंख भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक में कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये ना कि एकदम गरीब था, ये भीख मांगता रहा होगा उस वक्त। आज के टाइम के जो भिखारी है उस वक्त का भिखारी रहा होगा, कम पैसा है, समझ रहे हो? बिलो पॉवर्टी लाइन, ये अब पॉवर्टी लाइन वाले लोग हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या मिला अमीर इंसान के पास से? मैं यहां पर देखो एक यहां पर साइट लिख रहा हूं, उस साइट का नाम इंपॉर्टेंट है और साइट का नाम है ब्रह्मगिरी। तो जो ब्रह्मगिरी में दोस्त जो आपको यहां बरियल मिला है, ब्रह्मगिरी में जो बरियल मिला है उसमें क्या देखने को मिला सर? नोट करिएगा, एक क्या चीज हमको मिला है? 33 गोल्ड बीड्स। बीड्स का मतलब क्या हो गया? किसी को नहीं पता है तो अब ये बीड्स वाला नहीं है, बीड पे बूटी बीड पे, देखो बीड्स, गोल्ड बीड्स क्या है? ये गोल्ड बीड्स मतलब आपकी माला। बात समझ में आ रहा है? माला हार, कोई मैडम नहीं किसी की, माला। ठीक है ना? इतना ही नहीं और क्या? नोट करिएगा, कॉन्च शेल, कॉन्च समझते हो? कॉन्च शेल, शंख, हिंदी वर्जन लिखिएगा शंख, शंख ये मिला सर। इसके अलावा क्या मिला? आपकी एनसीईआरटी कहती है भाई इसके अलावा हमको कॉपर की बैंगल्स मिली। ये तो बड़ी अमीर वाली बात हो गई, कॉपर की बैंगल्स देखने को मिली हैं। ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस, इसके अलावा क्या मिला? आपकी एनसीईआरटी कहती है दोस्त, एनसीईआरटी कहती है कि हमको यहां पर 2 स्टोन की बीड्स भी देखने को मिली हैं। प्लीज नोट कर लीजिएगा, 2 स्टोन बीड्स, पत्थर की मालाएं। क्लियर हो गया? तो हमको ब्रह्मगिरी साइट से सब चीजें देखने को मिली। समझ में आ गया कैसे सोशल डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है? अब नॉट ओनली दिस, हमने बरियल्स को और स्टडी किया भाई साहब, और सारा जानकारी मिली। क्या मिला? हमने ये देखा कि कई जगह ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां पर एक बरियल के अंदर कई सारे कंकाल पड़े हैं। ये क्या है भाई? ये क्या हुआ? एक बार में सब मार डाले क्या सबको? भाई आज के टाइम में ऐसी कहानियां तो आपको खाली उससे मिलती हैं, चैन से सोना हो तो जाग जाइए, क्या है वो, क्या आता है वो शो, कौन सा शो है, उसमें मिलती है इस तरह कहानी कि आपको एक ही कबर के अंदर कई सारे कंकाल दिख रहे हैं। यहां पर तो भाई साहब इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा कि सब लोगों को मार दिया गया। दिल्ली का कौन सा मामला था, सब घर में 11 लोग लटक गए थे फांसी पे। यहां पर भी क्या हुआ? एविडेंस ऐसे मिले हैं, एविडेंस कैसे? मोर देन 1 skeleton in 1 burial, more than 1 skeleton in 1 burial, एक बरियल में एक से ज्यादा स्केलेटन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि इंसान शायद में भी, ऐसा इन्फर किया गया कि इंसान में भी एक ही फैमिली को बिलोंग करता रहा होगा। हर बार जरूरी थोड़ी है कि आप एकदम सीआईडी बना दोगे इसको। क्या मतलब हुआ? नोट करिएगा इसका क्या मतलब हुआ? इन्फ्रेंस पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? ये पीपल बिलोंग टू सेम। अब बात ये है कि क्या ये सब लोग एक समय मर गए होंगे? ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता हो कि लोग एक समय मरे हो, लेकिन मे भी लोग अलग अलग टाइम पे मरे होंगे और अलग अलग टाइम पे इन लोगों को एक जगह दफनाया गया होगा, इसीलिए ताकि लोग अपने उस कब्र को पहचान सकें कि भैया यहाँ हमारे फैमिली वाले दफनाए गए हैं। वहां पर ये लोग साइन पोस्ट छोड़ देते थे। नोट करिएगा इसको, टू आइडेंटिफाई देयर, ऐसे कर लीजिए, टू आइडेंटिफाई देयर बरियल। क्या होता था?
अपना बरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता था, साइन पोस्ट लगाते थे कि भैया पहचान बनाते थे कि भैया यहां पर हमारे लोग दफनाए गए हैं। आपकी एनसीईआरटी यही बोल रही है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी यहां पर यही बोल रही है कि साइन पोस्ट यहां पर लगा दिए जाते थे। क्लियर हो रहा है बात क्लियर हो रही है। और मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि एक समय मरे हों, माइट हैव डाइड, माइट हैव बीन buried, might have been buried at different times, at different times। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? सिंपल चीज है कि नहीं दोस्त, कुछ नहीं है इसमें, है कि नहीं। और अपनी कबर को आइडेंटिफाई करने के लिए साइन पोस्ट लगा देते थे। क्या, जैसे मैं आपको बता तो रहा हूं अभी कितनी देर से कि भैया मान लो कि भैया ये कबर है, मान लो, ठीक है। अब यहां पर वो एक ऐसे पत्थर लगा दिया, यहां पर लिख दिया फला 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 की कबर है ये, तो इंसान क्या पता चल जाएगा, अच्छा ये यहां पर आदमी मरे हुए थे। बात समझ में आ गया? ये है आपका साइन पोस्ट का मतलब। क्लियर हो गया? और एक एविडेंस, एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हैं एक बरियल में, ये इंडिकेट करता है कि वो लोग जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करते रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दे माइट हैव बीन बिलोंगिंग टू दी सेम फैमिली। क्लियर हो गया? ये था आपका इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है बरियल से, मेगालिथ के टूल से, बरियल से। अब मैं आपको एक स्पेशल जगह के बारे में बताता हूं, दैट इज इनाम गांव। अब इनाम गांव के लोगों के बारे में हमको 3 चीजें पढ़नी है, सिंपल सी हैं। देखिएगा, हेड डाल दी जल्दी से, इनाम गांव। अब इनाम गांव के लोगों के बारे में 3 चीजें पढ़नी है। मैं आपको एक तो उसके जनरल बरियल फीचर के बारे में बताऊंगा कि वहां का जनरल बरियल कैसा हुआ करता था, फिर मैं एक स्पेशल बरियल के बारे में बताऊंगा कि वहां स्पेशल बरियल कैसा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बरियल है वो, और तीसरा कि वहां का लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। अब देखो दोस्त, सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, सिंपल भाषा में देखो यहां पर। अब ऑक्यूपेशन के बारे में बताऊं पहले, तो हमें वीट मिलता है, बार्ली, सब चीजें मिलती है। इसका मतलब वहां पर किसान क्या था, वहां पर आदमी क्या था, फार्मर था। पहला चीज तो हमको ये पता चलता है। वहां जानवर थे, उनकी हंटिंग होती थी, तो इंसान है वो हंटर भी था। और तीसरा, वो अपने खाने को जब कलेक्ट करता था तो वो क्या था, वो गैदरर था। ठीक है, वो क्या था, वो गैदरर था। ये ऑक्यूपेशन थे इनाम गांव के अंदर। क्लियर हो गया? सिंपल चीज है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा एक जनरल बरियल और एक स्पेशल बरियल इनाम गांव का। ठीक है, अगले वाले स्लाइड पे नोट कर लेते हैं, फिर एक आखिरी चीज बचेगी, वो हम लोग खत्म करेंगे उसको देख के। ठीक है, देखिए यहां पर बरियल और बरियल में क्या क्या, एक सर हम करेंगे यहां पर जनरल बरियल के बारे में। मतलब जनरल बरियल का मतलब क्या हो गया कि भैया आमतौर से हर जगह यही मिला है, लेकिन एक मिलेगा आपको स्पेशल बरियल। ये थोड़ा बरियल ऐसा था जो कुछ डिफरेंट था, और इस वजह से इसको स्टडी करना यहां पर जरूरी है। चलिए देखिए, अब दोनों चीज पढ़ा देता हूं आपको, दोनों को यहां पर आपको सिंपल, यहां पर कुछ शब्दों में क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम इधर बना लीजिए, एक डायग्राम मेरे साथ इधर बना लीजिए। ठीक है, आइए जरा नोट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अब यहां पर जो आदमी मिला, एक जनरल बरियल पर बताता हूं जनरल तरीका क्या था। आदमी को स्ट्रेट लिटाया जाता था, और जो उसका हेड था वो नॉर्थ की तरफ होता था। समझ में आ गया? पहला फीचर जनरल बरियल का कि मैन स्ट्रेट उसको लिटा देते थे और हेड नॉर्थ वर्ड से रहता था। लिखिएगा, मैन लेड स्ट्रेट, आदमी को स्ट्रेट लिटा दिया और हेड नॉर्थ वर्ड्स, हेड जो उसका था वो नॉर्थ वर्ड्स कर दिया जाता था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब इंसान को से मतलब कुछ सामान रखना है तो इन बरियल्स में वेसल देखने को मिले, यानी कि बर्तन देखने को मिले। ठीक है ना? और साथ में अगर आप देखोगे तो नॉट ओनली दिस, आपका एनसीईआरटी एक वर्ड और बोलता है, अगर आप एनसीईआरटी की तरफ देखोगे कि बरियल्स जो हैं वो कभी कभी आपको घरों के अंदर मिले हैं, कभी कभी घरों के बाहर मिले हैं। पहला बी पॉइंट लिखिएगा, बरियल्स, ये जनरल फीचर है, बरियल्स समटाइम्स आउटसाइड देखने को मिले हैं, समटाइम्स विद इन हाउस, या फिर ऐसे लिख लीजिए बरियल्स विद इन हाउसेस, घर के अंदर बरियल। सोचिए जरा, आप सोच पा रहे हैं बात कि जहां आप रहते हैं वहीं पर दफनाया हुआ है और घर के अंदर भी। तो बरियल्स जो थे वो घर के अंदर थे, समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि बाहर भी थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, समटाइम्स, ऐसा कई मतलब देखने को मिला कि घर के अंदर आपको बरियल्स देखने को मिले। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता था, लेकिन समटाइम्स। थर्ड पॉइंट, इंसान को वेसल रखा गया,
और वेसल में क्या वो क्या रखेगा, एक तरफ तो ग्रेन रखेगा, या तो ग्रेन रखेगा, मैंने आपको बता चुका हूं, या फिर इन वेसल्स के अंदर वो पानी रखे, यही बताया मैंने आपको, है ना, ये मैंने आपको पानी बताया, पानी रखेगा। और ये वेसल जो है वो डेड के साथ रख दिए जाते थे। स्पेशल बरियल चाहिए। इंसान को यहां पर क्रॉस लेग्ड लिटाया जाता था। नोट करिएगा पॉइंट नंबर 1, प्लीज नोट पॉइंट ए, मैन लेड कैसा, क्रॉस लेग्ड, क्रॉस लेग्ड। बात समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि बरियल यहां पर विद इन हाउसेस देखने को मिला, यहां पर क्या देखने को मिला एक स्पेशल फीचर में कि यार बरियल जो था ना वो कोर्ट यार्ड के बीचों बीच था। और कोर्ट यार्ड क्या था, मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे मान लो ये बड़ा सा आंगन है और इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, है ना, बता दिखा चुका हूं आपको प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे कोर्टयार्ड बनता है। ये कोर्टयार्ड था, इस कोर्टयार्ड में ग्रीनरी भी थी, ठीक है, ग्रीनरी इन दी कोर्टयार्ड। ये देखने को मिला कि अनाज भी यहां रखा हुआ है, समझ में आ रहा। तो यहां पर देखने को मिला मैन ले, एक तो लेड इन क्रॉस लेग, दूसरा देखा हमने कि ग्रीनरी इन दी हाउस, ग्रीनरी इन हाउस, हाउस में हमको ग्रीनरी देखने को मिली। पॉइंट सी हमको देखने को मिला कि जो बरियल है वो कहां पर है, बरियल इन एक क्ले जार में देखने को मिला, 4 लेग्ड क्ले जार, बरियल इन 4 लेग्ड क्ले जार, 4 लेग्ड क्ले जार में देखने को मिला इन कोर्टयार्ड, इन कोर्टयार्ड, इन कोर्टयार्ड। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है बेटा, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि भैया ये कोई बरियल छोटे मोटे इंसान की नहीं रही होगी, छोटे मोटे इंसान की ये थी, नॉर्मल इंसान, आम आदमी, सिटीजन, आदमी को खींच डाल दिया। बरियल घर के अंदर मिलते थे कभी कभी, कभी कभी समटाइम्स, और उसके साथ उसका इस्तेमाल का सामान रख दिया, वेसल रख दिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए। लेकिन एक ये जो बरियल है ये लग रहा है किसी चीफ की बरियल रही होगी। चीफ मतलब कोई आदमी एकदम कुछ बड़ा आदमी रहा होगा, पहुंचा हुआ आदमी रहा होगा, चीफ, रूलर, उसकी बरियल देखने को ये मिल रही है। ऐसा यहां पर स्टडी किया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीफ की रही हो, कैसे पता चल रहा है? मैन को स्ट्रेट नहीं लिटाया गया, कुछ डिफरेंस करने के लिए क्रॉस लेग्ड। भाई शाही इंसान है, ऐसे क्रॉस होता नहीं, आज आदमी ऐसे पैर ऐसे हैं उसके, ऐसे करके बैठ जाता है, क्रॉस लेग्ड लिटाया गया, उसको क्रॉस लेग्ड लिटाया गया। ग्रीनरी घर है, उस जिस घर में इसका वो बरियल मिला है वो उस घर में ग्रीनरी भी थी, यानी अनाज बहुत स्टोर था। इसका मतलब भैया बड़े आदमी रहे होंगे। और वो बरियल 4 लेग्ड क्ले जार में मिला जो कि बड़े कोर्टयार्ड के अंदर था। इससे ये पता चलता है कि स्पेशल बरियल रहा होगा। यहाँ पॉइंट समझ में आ गया। यही चीज आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में दी गई है। अब बात ये आती है, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये अबाउट स्केलेटन्स, हमें हड्डियों से क्या पता चल रहा है? स्केलेटन, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्केलेटन्स। अब क्या स्केलेटन से हम ये पता कर सकते हैं कि स्केलेटन किसका था? जी हाँ भाई, अगर हमको ये पता करना है कि स्केलेटन मेल का है, मेन का है, अडल्ट का है, अडल्ट का है या चाइल्ड का है, ये तो हम पता कर सकते हैं। कैसे सर? भाई अडल्ट का होगा तो स्केलेटन क्या होगा? बिग होगा, है ना। और अगर बच्चे का होगा तो अडल्ट स्केलेटन कैसा होगा? स्मॉल होगा। लॉजिक है कि नहीं? हाँ सर, पता चल जाएगा ये इंसान बच्चे का, ये इंसान ये बच्चा था, ये बड़ा था। अब कोई कमेंट ये मत करना कि अरे सर मान लो कोई बोना रह गया होगा तो, अरे ठीक है, लेकिन जनरली अगर कोई कंकाल छोटा है इसका मतलब बच्चे का रहा होगा, और कोई बड़ा कंकाल है इसका मतलब अडल्ट का रहा होगा, बड़े आदमी का बड़ा होगा। लेकिन क्या ये आइडेंटिफाई करना आसान है कि वो मेल का स्केलेटन है कि फीमेल का? मतलब अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो मेल का है या फीमेल का, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने तरीका निकाला, 2 तरीके निकाले। एक तो ये कि भाई अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, एक तो ये कि भैया जो फीमेल का स्केलेटन होगा उसकी जो पेल्विक बॉडी होती, पेल्विक बोन, वो बोन काफी क्या होती है? ब्रॉड होती है। पेल्विक बोन ब्रॉड होती है। ये जो ये वाली बोन होती है ना, ये वाली, ये काफी बोन ब्रॉड होती है फीमेल्स के अंदर, है ना। क्यों? ताकि जो बर्थ देनी होती है बच्चे को, उनको तो ब्रॉड बॉडी यहां पर होती है, तो वो सपोर्ट करती है बर्थ देने में, लेडीज को
फर्म या स्ट्रेंथ देती है, इसलिए उनकी पेल्विक बॉडी यहाँ पर चौड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पेल्विक बोन ब्रॉड थी, तो ये आइडेंटिफाई कर लेते थे, अच्छा ये पेल्विक यहाँ पर बोन अगर चौड़ी है, पेल्विक बोन ब्रॉड है, इसका मतलब ये वुमेन की होगी। ठीक है, और मेल में ऐसा नहीं होता था। ठीक है ना, तो फीमेल जो होती थी उनकी पेल्विक बोन ब्रॉड होती थी, इससे आइडेंटिफाई कर पाते थे। और दूसरा आप देखोगे कि इसको एक काम करते हैं, इस साइड लिख लेते हैं, फीमेल की तरफ लिख लेते हैं, फीमेल जो पेल्विक बोन क्या है, ब्रॉड, क्या है, ब्रॉड। बात समझ में आ गया। और अगर हम बात करें मेल की, तो भाई क्या मेल का कोई ऐसा सिस्टम तो होगा नहीं, पेल्विक बोन अगर ब्रॉड नहीं है तो ये इन्फर करते हैं मेल। लेकिन मेल्स के लिए क्या तरीका अपनाया, मेल्स के लिए अपनाया ज्वेलरी का, एक तरीका था ज्वेलरी का। भाई अगर ज्वेलरी पहनी हुई है तो ये मान लेते थे कि वो फीमेल पहनेगी, लेकिन ये बहुत श्योरिटी नहीं थी कि ज्वेलरी सिर्फ फीमेल पहनती थी, क्योंकि ज्वेलरी ऐसा भी था जो मेन भी पहनते थे। ठीक है, तो ये एक ऐसा फील्ड रहा जो हमेशा कंफ्यूजिंग था या फिर नॉट वेरी क्लियर, ऐसा कुछ बहुत क्लियर नहीं था, क्योंकि जो ज्वेलरी थी वो मेन भी पहनते थे, फीमेल भी पहन रही थी, जो मेल भी पहन रहे थे और फीमेल भी पहन रही थी। नोट कर लीजिएगा, बोथ वेयरिंग, मतलब नॉट वेरी क्लियर, बोथ वेयरिंग आप कह सकते हो, बट नॉट वेरी क्लियर। बात समझ में आ रही, ऐसे कर लो, बट नॉट वेरी क्लियर, बट नॉट ऑलवेज, मतलब समझ रहे हो ना भाई। ये जनरली क्या होता था कि फीमेल ही ज्वेलरी पहनती थी, तो अगर आपको कोई कंकाल के साथ ज्वेलरी मिल रही है, इसका मतलब क्या था कि वो कंकाल फीमेल का रहा होगा। लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि मेल्स भी कहीं कहीं ज्वेलरी पहनते थे, तो ये बात बहुत क्लियर नहीं है, नॉट ऑलवेज, कि भैया अगर हमें ज्वेलरी मिल रही है तो वो फीमेल है और नहीं मिल रही है तो मेल है। ठीक है, ये चीज हमको स्केलेटन के बारे में आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया। अब एक बात बचती है, वो बचती है चाइना की। अब चाइना में जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, चाइना का लिखिए प्लीज, गिव द हेडिंग सिनारियो इन चाइना, लास्ट हेडिंग, लास्ट पॉइंट, सिनारियो इन चाइना। अब चाइना में जो लिखने की प्रैक्टिस है वो हमको पता चलती है अबाउट 3500 ईयर्स अगो, राइटिंग चाइना, लिखिएगा। अब यहां पर क्या है, एक बात मैं पॉइंट यहां पर मिस कर गया शायद, उसको यहां लिख लीजिएगा, इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव दोस्त, ये जो एक ट्रिब्यूटरी है भीम रिवर की, उस पे ये सिचुएटेड है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये आपको देखने को मिलेगा रिवर, आपकी एनसीईआरटी बता रही है, प्लीज देखिएगा, रिवर का नाम क्या है, रिवर घोड़। और रिवर घोड़ जो है ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी थी ऑफ रिवर भीमा। बात समझ में आ रही है। इनाम गांव के बारे में ये पॉइंट जो है वो आपको जरूर याद रखना है कि ये ट्रिब्यूटरी है, और हमको इसमें पता चलता है कि भैया यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनाम गांव को ऑक्यूपाई किया गया था समवेयर अराउंड 3600 ईयर्स अगो से लेकर 2700 ईयर्स अगो तक। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर अपने ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिनारियो इन चाइना। अब चाइना में रूलर था यहाँ पर, किंग था, राजा यहाँ पर रूल करता था। ठीक है, और चाइना में हमको जो लिखने की प्रथा पता चलती है वो 3500 ईयर्स अगो पता चलती है। तो राजा जो था वो क्या करता था कि वो हड्डियों पे चीजों को लिखवा लेता था, हड्डियों पे, बोन्स पे, ध्यान रखना, बोन्स पे चीजों को लिखवा लिया जाता था। और कौन लिखता था, स्क्राइब्स लिखते थे। हड्डियों पे जब चीजों को लिखवा लिया गया, फिर उस हड्डी को आग में डाल देते थे। जब हड्डियां क्रैक करती थी तो जो फ्यूचर टेलर्स हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्य बताते हैं, वो उन हड्डियों को, क्रैक्स को स्टडी करते थे। और उन क्रैक्स को स्टडी करने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या भैया राजे का लड़का होगा, क्या राजा ये बैटल जीत पाएगा, इस तरह की फ्यूचरिस्टिक चीजों को बारे में वो फ्यूचर टेलर्स बताया करते थे। बात समझ में आ रही है। तो ये जो किंग्स थे ये पैलेसेस में रहा करते थे। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर चाइना के हमको राजाओं के बारे में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा सिनेरियो इन चाइना, हमको यहाँ पर 3500 ईयर्स अगो हमको मिलती है जानकारी किस बात की, हमको मिलती है जानकारी राइटिंग की, राइटिंग इन चाइना। और ये राइटिंग कौन करता है, नोट करिएगा, स्क्राइब्स,
स्क्राइब्स का मतलब बता चुका हूं आपको मैं, जो लिखता है, ठीक है। और ये राइटिंग जो होती है कहां कराई जाती है? ऑन एनिमल बोन्स, ऑन एनिमल बोन्स। और एनिमल बोन्स पे राइटिंग कराने के बाद उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है, पुट ऑन फायर, पुट ऑन फायर। अब क्या होगा? ये बोन्स क्रैक करती थी, बोन्स क्रैक्ड, और जब बोन्स क्रैक्ड करती थी, क्रैक करती थी, बोन्स क्रैक्ड, और जब बोन्स क्रैक करती थी, समझना, जब बोन्स ने क्रैक किया तो अब क्या हुआ? क्रैक्स वेर स्टडीड, क्रैक्स वेर स्टडीड बाय फ्यूचर टेलर्स। बेटा एक एक लाइन लिखवा रहा हूं इसीलिए, ताकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना हो। ये होमवर्क हम करके कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको एक एक लाइन भी पता चले। आप रीड करोगे ना एनसीईआरटी, तुरंत हो जाएगा। चैप्टर को लगा लो, यहाँ पर खोल लिया करो और चैप्टर रीड करते रहो, मेरी लेक्चर को सुनते रहो, ठीक है। क्रैक्स वर स्टडीड बाय फ्यूचर टेलर्स, और फ्यूचर टेलर्स जो होते थे, ठीक है, आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते थे? किन क्वेश्चंस के आंसर लिए जाते थे यहाँ पर? क्या क्या क्वेश्चंस थे? जैसे फॉर एग्जांपल, विल द किंग विन द बैटल, विल द किंग विन द बैटल, क्या वो लड़ाई जीत जाएंगे? एक क्वेश्चन ये होता था, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या होता था कि भाई क्या लड़का होगा राजा का कि नहीं होगा? इस तरह के क्वेश्चंस भी यहां पर जो है पूछे जाते थे, ठीक है। तो आपको जो है ये कुछ क्वेश्चन रखना नहीं है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, जो आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, विल द किंग हैव सन, क्या राजा के लड़के होंगे? थर्ड क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, विल द हार्वेस्ट बी गुड, क्या हार्वेस्ट अच्छा होगा? विल द हार्वेस्ट बी गुड, क्या हार्वेस्ट अच्छा होगा? इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर पूछे जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ आपको यहां पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए ये सब काम किया जाता था। अब जो राजा है उसके बारे में लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर, पॉइंट नंबर 3। अब ये राजा कहां रहते थे? ये सब पैलेसेस में रहते थे, नोट करिएगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि लिव्ड इन पैलेसेस, ये पैलेस में रहते थे राजा लोग। अब वो कैसे पता चल रहा है हमको? एनिमल बोन्स के थ्रू, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इनके पास वास्ट वेल्थ होती थी, हैड वास्ट वेल्थ, बहुत वास्ट वेल्थ होती थी, लेकिन दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। पॉइंट नंबर 3, डिड नॉट नो यूज ऑफ आयरन। आयरन के इस्तेमाल को ये लोग यहां पर नहीं जानते थे। क्लियर हो गया? इस चीज को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ठीक है। तो बहुत वेल थी, पैलेसेस में रहते थे, लिव्ड इन प्लेस लिख दिया, पैलेस, लिव्ड इन पैलेसेस, हैड वास्ट वेल्थ, जैसे कि आपको यहां पर ब्रॉन्ज वेसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आयरन की नॉलेज इनको नहीं थी, तो ये यहां पर अबाउट किंग्स ऑफ चाइना, ये हमको यहां पर स्टडी किया। यही आपके दोस्तों यहां पर एनसीईआरटी में है। इसी के साथ यहां पर हमारा ये सब चैप्टर भी खत्म होता है। अब ये लेक्चर एक्चुअली मैं पहले से रिकॉर्ड कर चुका था, ठीक है, तो मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स आप लोगों को ये हिंदी वाला पॉइंट भी ध्यान रखूंगा। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों से हमेशा पूछता हूं कि आपने क्या स्ट्रीक लगाया? स्नैपचैट में होता है स्ट्रीक, करते हो ना, कोई फोटो मिस नहीं करेंगे, डेली फोटो डालेंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या आप आपने आज अटेंडेंस में बताइए मुझे स्ट्रीक, कि आपकी कौन सी स्ट्रीक चल रही है, आप कौन से लेक्चर पे हैं, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, ताकि मैं आपको सही गाइड कर सकूं, कैसे पढ़ो कि आपकी स्पीड बढ़े। क्योंकि अपने आपकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा यार। अगर आप अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाओगे तो आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। इस यूपीएससी का खेल ये नहीं है कि आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, इट्स नॉट अबाउट दैट। यूपीएससी आपसे ये पूछता है कि आप तुमको ये बताओ कि मैं उसे सेलेक्ट क्यों ना करूं और तुम्हें क्यों कर लूं। आपको रीजन बनवाना पड़ता है यूपीएससी को कि आप कैसे अलग हैं।
और वो तभी होगा जब आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। तो अपनी कैपेबिलिटीज को अभी से एनहांस करो, अभी से करोगे साल दर साल जाके फिर ये बढ़ेगी। अचानक सोचोगे 4 साल बाद सीधे शुरू करेंगे तो भैया उसके बाद 4 साल और लगेगा। ठीक है, तो विद दिस हम चैप्टर के एंड पे आते हैं। हमेशा मुझे कमेंट बॉक्स से बताना कि आप लोग किस स्ट्रीक पे चल रहे हो, कौन सा स्ट्रीक है। लेक्चर 1 देख लिया, इसका मतलब स्ट्रीक 1 है। लेक्चर 2 देख लिया, इसका मतलब स्ट्रीक 2 है। लेक्चर में बताओ मुझे आके स्ट्रीक कौन सी चल रही है आपकी, और देखें किसकी स्ट्रीक चलती है लगातार, कौन कितना कंटिन्यूस है, स्ट्रीक कर भी रहा है, देख रहा है लेक्चर के नहीं देख रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग मिलते हैं अपने अब अगले लेक्चर में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।